अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू नॉवल कलेक्शन। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नावल की तरफ, जिसका नाम है असीर वफ़ा और इसकी राइटर है सदफ़ आसिफ। उसने जैसे ही सिल्क के पर्दे हटाकर खिड़कियां खोली, कमरे की फ़ज़ा एकदम बदल गई। तारीकी ने रोशनी का सफ़र बड़ी सरहद से तय किया। अपनायत भरा मानूस सा उजाला कमरे में फैलते हुए उसके वजूद में सरायत करता चला गया। ठंडी हवा ने माहौल में ताजगी बिखेर दी। अफ़ाम मिर्ज़ा ने एक तवील सांस ली। वो पूरे 2 महीने बाद अपने शहर लौटा तो उसका अंग अंग थकान ज़दा हो रहा था। सिंगापुर में काम का इतना प्रेशर था कि सुबह घर से निकलता तो रात गए तक लौटता। ऐसे में एक चाय का कप बनाते हुए भी आलसी होती। भला परदेस में घर जैसा आराम कहाँ। और वो ठहरा अपने मम्मा पापा की बिगड़ी औलाद, जो घर में हिलकर पानी भी ना पिए। आईने के सामने खड़े होकर घने बालों को संवारते हुए उसकी निगाह अचानक कॉर्नर पर रखे ब्लैक बॉक्स पर पड़ी। उठाकर खोला तो प्लाटिनियम की कीमती कफलिंग्स निगाहों के सामने आए। लिसा ने उसकी पिछली बर्थडे पर बड़े प्यार से ये ओवल शेप वाले कफलिंग्स खरीद कर गिफ्ट किए थे। उसने उंगली से इस पर जुड़े डायमंड को छुआ, मसरूर हो गया। अब वहाँ लिज़ा की यादों में इस यादों की तरह उसकी दी हुई हर चीज़ को संभाल कर रखता था। आंखें बंद करके तसव्वुर जाना किया तो वह हसीन चेहरा ख्यालों पर छाता चला गया। वो जब भी उसे सोचता, महसूस करता प्यासे रेगिस्तान पर चाहत की बरखाएं यूं खिलकर बरसती कि रूह तक सैराब हो जाती। अफाम का दिल लिज़ा से मिलने को बेताब हो गया। उसने निगाह उठाकर घड़ी की जानिब देखा तो मुंह लटक गया। इस वक्त तो वो ऑफिस में होगी, अब तो रात को ही मुलाकात हो सकती है। अफाम ने जेल लगे बालों को उंगलियों से मखसूस अंदाज में सेट करते हुए खुद को दिलासा दिया और टीवी लाउंज की तरफ चल दिया। उफ, विदा की बच्ची ही आ जाती, कुछ बोरियत तो कम होती। उसने टीवी चैनल की सर्चिंग करते हुए बहन को याद किया, जो ससुराली जमेलों से फरागत पाकर मेके का रुख करती। दुनिया कहाँ से निकल गई, मगर ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हैं। उसने बेजार सा मुंह बनाकर रिमोट पर लगे ऑफ के बटन को दबा दिया। एक जैसे सियासी टॉक शोज में बेतुके बहस मुबासमा और इल्ज़ाम तराशियों की भरमार। साहब चाय आया। जुलेखा ने छोटी सी ट्रे उसके पास रख दी। वो चिस्पियाँ अलवरता, फिर अखबार पर निगाहें दौड़ाई। कुछ देर बाद उठकर एक तवील अंगड़ाई ली और दोबारा कमरे की तरफ चल पड़ा। इतने दिनों की मुसलसल मसरूफियत के बाद ये फरागत उसे बोझल किए दे रही थी। कमरे की फिजा में खुशगवार सी ठंडक ने उस पर खुमारी तारी कर दी। कुछ और ना सूझा तो सफरी बैग खोलकर बैठ गया। मम्मा का फरमाइशी क्रिस्टल का फ्लावर बॉस निकाल कर उन्हें थमाया। पापा के लिए शानदार भूरे रंग का सब का मफलर मामा के हवाले कर दिया, और विदा और बहनोई रियाज अहमद के लिए सिंगापुर से परफ्यूम्स लाया था, उन्हें साइड में रखा। मामा ये टॉम और जेरी कब पहुंचेंगे। वो भांजियों की फरमाइश पर ढेरों चॉकलेट्स लाया था। सारे डब्बे एक शॉपर पर रखकर फ्रिज में एहतियात से रखे हुए थे। बेटा, विदा ने शाम तक पहुंचने का कहा है, इसरा बानो ने बताया तो मुस्कुरा दिया। उसे अपनी बहन से बहुत ज्यादा उनसीयत थी, और भांजों में तो उसकी जान थी। ये लोग काम कम और गलतियां ज्यादा करते हैं। लिजा ऑफिस में बैठी लिजा ऑफिस में बैठी हुई बड़बड़ा रही थी। एक बड़ी अहम जायजा रिपोर्ट के नकात को रीचेकिंग करते हुए बड़बड़ाई। इतने बिजी टाइम में किसको याद आ गई उसका सेल फोन जो सामने मेज पर पड़ा था। एकदम बज उठा फोन। उठाकर नंबर चेक किया। स्क्रीन पर फेम का नाम चमकता देखकर सरप्राइज हुई। अच्छा, तो मिस्टर की वापसी हो गई। वो खुशगवार अंदाज में जेर लब बड़बड़ाई और पेपर्स को एहतियात से पिन करने लगी। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। क्या मैं जान सकती हूँ कौन फ़ोन कर रहा है। लिसा ने कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाते हुए बड़े बनकर पूछा था। यस, दिस इज़ योर डार्लिंग। वो भी अब प्यारे से अंदाज में जवाब देता है। आपको चैन नहीं है। यहाँ पहुँचते ही कॉल कर दी। उसकी खनकती हंसी फार्म के कानों में रस घोलने लगी। क्या करें, लिजा के पास चैन और करार गिरवी जो रख छोड़ा है। वो जब भी इस अंदाज में बोलता, लिजा का दिल धड़क उठता। ओह, तो आपको वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत है। वो सोच कर इतराई। यस मैम, ये देसी लड़का सच में एक विदेशी लड़की की मोहब्बत का असीर हो चुका है। फार्म जोशो और रवानी में बिला झिझक एतराफ़ करता गया। ओह मिस्टर, हेलो मिस्टर, मैं भी आधी देसी हूँ। उसने मुस्कुराकर फख्रिया सा जवाब दिया और पेन उठाकर कागज़ पर साइन करने लगी जो अर्जेंट कोरियर करना था। एक बात तो बताओ, तुम ये बार बार क्यों पूछती हो। मुस्कुराकर सेल फोन दूसरे कान पर लगाकर मजा लेते हुए बोला। नहीं, मैंने बस यूं ही कहा है कि आप
बैलून की तरह फूल गए। उसने चेहरे पर गुलाब से खिल गए फ़ार्म को यूँ इज़हार करना उसके वजूद को आसूदगी बख्शता था। वो दोनों के लिए दोनों तरफ लम्हा भर की खामोशी छाई। अचानक शफ़ाफ़ शीशे के दरवाज़े से कुछ लोग उसके केबिन की तरफ आते दिखाई दिए। वो सीधी होकर बैठ के, अब रखती हूँ, बाद में मिलते हैं। लिज़ा ने जल्दी से लाइन काट दी। फ़ार्म जानता था काम के मामले में वो कितनी नज़्म व ज़ब्त की पाबंद है, इसलिए बुरा माने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मैं पूछती हूँ, बहू कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? बिल्लो खाना ने दीदी घुमाते हुए दूर से विदा को नोटिस किया और करीब आकर पूछा। वो गुनगुनाते हैं बच्चों को निनिहाल जाने के लिए तैयार कर रही थी। उनके चाबे पर एकदम चौंक उठी। जी वो मम्मा की तरफ जाऊंगी, विदा ने धीरे से जवाब दिया। इस वक्त वो बिल्कुल उनसे उलझने के मूड में नहीं थी। अच्छा भाई, मुसीबत तो इस घर पर टूटती है, मगर तुम्हें क्या लगे रहे रहो अपनी मौज मस्ती में, चबा चबा कर बोलती चली गई। बल्कि इसकी शुरू हुई से तो अक्ल छोटी और ज़ुबान लंबी थी। यही वजह शादी ना होने का सबब बनी और वालिदैन के गुज़र जाने के बाद रूह पर महरूमी की ऐसी छाप लगी कि ताम और दूसरों की खुशियों से जलते-भुनते गुज़ारती। जब भाइयों का सब्र का पैमाना झलक उठा तो बहन के दर पर आ बैठी। अब यहाँ का चैन सुकून उन्हें काटने को दौड़ता नहीं। खाला, वो भाई सिंगापुर से लौटा है, इसलिए मामा ने डिनर पर इनवाइट किया है। ईदा ने छोटे फहम के बालों को संवारते हुए उनकी तशफ़ी कराना चाहिए। ये लो, मैं पूछती हूँ, तुम्हारा भाई कहाँ का लॉर्ड गवर्नर है जो उसके मेकअप पर कदर वक़्ते ही तुम्हें 21 तोपों की सलामी देने के लिए भेजना ज़रूरी है? 1-2 दिन बाद चली जाना। बहू बेगम की बेनियाज़ी उन्हें तपा गई। ताक-ताक कर तंज के चीर चलाए। जी, आज जाना ज़रूरी है। विदा उनकी जराह पर चिढ़ने लगी, फिर मुँह मोड़कर नरमी से जवाब दिया। इज़्ज़त-ए-नफ़्स इज़्ज़त उन्हें कहाँ रास आई। वो मज़ीद सर चढ़ गईं। तुम्हारे लिए बन्नों की तबीयत से ज़्यादा कुछ ज़रूरी है? देखा नहीं ताइला की वजह से वो कितनी लाग़र हो रही है, मगर तुम्हें सैर-सपाटों की पड़ी है। बिल्लो खाला ने उसके मुकाबिल खड़े होकर कुटीले लहजे में जवाब दिया। बिल्लो खाला प्लीज़ अब हर वक़्त मेरा पीछा ना किया करें, वो भी इंसान थी। ज़िद होकर चीख पड़ी। उन्हें तो जैसे मौका दे दिया था। अब डेले घुमाए और बहन के कमरे की तरफ मुँह फेर कर शुरू होगी। अरे बिन्नो, सुनती हो? बस अब तुम्हारे घर में मेरी यही औकात रह गई। हर एक मुँह को आने लगता है। बिल्लो खाला ने बड़े दर्दनाक अंदाज में छोटी बहन को पुकारा। निदा एकदम जर्द पड़ गई। शादी के 5 साल गुजर जाने के बावजूद उसे अपनी सास से बहुत खौफ आता था, जो उसे किसी भी मामले में राय देने को तैयार ना होती। क्या हुआ बाजी, क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं। पता भी है कि मेरी सुबह से कितनी तबीयत खराब है। सरवत दीवार पकड़ पकड़ कर कमरे से बाहर निकली। इतनी चलने में ही सांस उखड़ गई। दीदा ने आगे बढ़कर सास को सहारा दिया। बन्नो, जरा अपनी इस बहू के लक्षण देखो। शादी से 14 दिन पहले नन की बात ख़त्म हो गई और ये खुशी के नगमे गुनगुनाती मेके की जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। बिल्लो खाला ने दाँत कुचलाकर दीदा को घूरा और परेशान नज़रों से कभी सास और कभी खाला सास के मुकालमे सुन रही थी। किसी को क्या बोले, जब आइला की किस्मत में ही गहन लिख चुका है। मुझे तो फ़िक्र है कि अब कौन मेरी बच्ची को पूछेगा। सरवत बमुश्किल कुर्सी पर दराज़ हुई और हाथ मलते हुए वो वही बातें दोहराने लगी। वो पिछले कई दिनों से सुन-सुन कर इस घर के दरो दीवार तक आदी हो चुके थे। हाय हाय, बंदा गड़ ना दे, गुड़ जैसी बात भी कर ले। अब तुम्हारी बहू इस बिरादरी की होती तो उसे हमारा दुःख दर्द महसूस होता। ताला से हमदर्दी हुई। कुछ और ना सही, हमने तसल्ली के 2 लफ्ज़ ही बोल लेती, मगर उन्हें तो बस अपने मेके की ही पड़ी रहती है। बिल्लो खाना ने घुमा फिरा कर बात वहीं पहुँचा दी जहाँ से शुरू हुई थी। नहीं बाजी, विदा ऐसी नहीं है। बेचारी 2 दिन से तो मेरा इतना ख़्याल रख रही है। आज मैंने खुद ही से ज़बरदस्ती भेज रही हूँ। कितने दिन बाद भाई वतन लौटा है। अच्छा है मिल ले। सरबत की ज़हनी हालत बहुत अबतर हो रही थी, बातें भूल जाती थी। थोड़ी देर बाद ख़्याल आया तो बहू की सफाई पेश की। खाला, मुझे भी ताई से बहुत मोहब्बत है, इस वाक़ये पर बहुत अफ़सोस है, मगर भला किस्मत के आगे किसका बस चलता है। वहीदा को सास की बात पर सहारा मिला तो अपनी पोज़ीशन क्लियर करने लगी। साथ ही सरबत को ग्लूकोज़ मिला पानी पिलाया। अरे बहू, ये सारी ज़ुबानी कलामी बातें छोड़ो, कुछ सोचकर बल्कीस की आँखें चमकी तो दीदा से कहा, ये सिर्फ़ बातें नहीं, मुझे इस घर पर यहाँ रहने वाले हर एक फ़र्द से बहुत मोहब्बत है। वो चिढ़कर बोली, अच्छा अगर तुम्हें वाक़ई सबसे मोहब्बत है तो कोई अमली इक़दाम उठाओ। बल्कीस के दिमाग में इस वक़्त शैतान घुस आया। होठों पर मुस्कुराहट चिपका कर उन्होंने दीदा को घेरा। सरवत ने हैरान होकर बहन को देखा। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। उसने परेशानी से उलझ कर पूछा। लो सुनो, मैं क्या फ़ारसी बोल रही हूँ? भई अच्छा सा लड़का देख कर नंद की शादी करा दो। बिल्लो खाला ने हाथ जोड़ कर हल पेश किया। अच्छा सा लड़का? वो अभी तक नहीं समझी। हाँ, बारी-बारी सवालिया निगाहों से इन दोनों की तरफ देखा। भई क्या तुम्हारा भाई अच्छा लड़का नहीं है? बिल्किस बानो चहक कर बोलते हुए हाथ पर हाथ मारकर हँसी। बहन की तजवीज़ सरवत की बुझी हुई आँखों में जैसे रोशनी से भर गई। अफ़ाम भाई, मगर वो दीदा के हाथ-पाँव इस नई अफ़तार पर सुन्न होने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो बिल्लो खाला के फैलाए हो गए इस जाल को कैसे काटे तुम। हाँ, तुम्हारा भाई इतना काबिल है, उसकी शादी तारा से करा दो। बल्किस ने काबिल पर ज़ोर देते हुए दोबारा फुलझड़ी छोड़ी।
मैं सोचती हूँ उसने सास की उम्मीद भरी निगाहें खुद पर महसूस की तो वहां से उठ गई। अब आई ना उठनी पहाड़ के नीचे, बल्कि इसके होठों में काराना मुस्कुराहट छा गई। सरवत जाकर सोफे पर लेट गई। वो इस मामले में बहू पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी, मगर बहन की तजवीज़ एक उम्मीद का दिला की तजवीज़ से एक उम्मीद का दिया जल उठा। सारे फ्राइज़ ख़त्म करने हैं और केचप कपड़ों पर बिल्कुल नहीं गिराना। ओके। दिदा बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ के साथ हिदायत देने के बाद कमरे में लौटी तो बेदम सी होकर बिस्तर पर लेट गई। बल्किस खाना ने हमेशा उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़हर घोला। सास दिल की अच्छी होने के बावजूद बहन की बातों पर यकीन कर कर अक्सर बहू से नाराज़ हो जाती। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी थी। इसने काफ़ी देर इस मसले पर सोचा। वाह! यूँ तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। विदा के दिमाग ने अचानक एक नई बात सुझाई। वो जोश से उठ बैठी। बुल्ला खाला के साथ रहते रहते वो भी इन्हीं के अंदाज में सोचने लगी थी। उसने खुद को शाबाशी देते हुए मम्मा का नंबर मिलाया। वो नेकलेस कहाँ गया जो लिज़ा के लिए मुस्तफा सेंटर से खरीदा था। अफ़ाम ने इत्मीनान से कमरा बंद करके सूटकेस की एक भी जेब की जिप खोली, हाथ डालकर पूरी पॉकेट छान मारी, मगर कुछ नहीं मिला। और शायद वहीं टेबल पर रखा रह गया। उसने याद आने पर सर पर हाथ मारा। बिल पल भर को अफ़सोस का इज़हार किया, फिर आदत के मुताबिक दूसरे ऑप्शन पर गौर करने लगा और हर काम में दूसरे ऑप्शन को पेश निगाह रखता था। इसके लिए कुछ ना ला सका तो क्या हुआ, अज़ालिया के तौर पर यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ों की शॉपिंग कर लेता हूँ। उसने घर से बाहर निकल कर दिमाग ज़हन दौड़ाया। शहर के सबसे बड़े मॉल से उसने ज़नाना शॉपिंग के नाम पर जाने क्या-क्या अलम-गलम खरीद डाला। पसंदीदा ज्वेलर शॉप के सामने गुज़रते हुए पल भर को ठटका। उसकी निगाहें नाज़ुक सी सोने की रिंग पर ठहर गई, जिस पर जुड़ा हुआ जेम जेम लिशकारे मार रहा था। ये तो बनी ही लिज़ा के लिए है। उसने अंगूठी रिंग को हाथ में लेकर कहा। उसे भी खरीद लिया। लिज़ा गोल्ड की नाजुक सी ज्वेलरी की दीवानी थी। उसने अफ़ाम और उसलिए अफ़ाम ने हमेशा सोने का ही ज़ेवर गिफ्ट किया था। काफ़ी देर बाद वापसी की राह ली। थक गया हूँ। कमरे में दाखिल होते उस पर नींद गालिब आने लगी। शाम को लिज़ा से मुलाकात का सोचकर होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। तकिया बगल में दबाकर लंबी तान कर सोने का इरादा बांधा। अचानक दरवाज़ा धड़ से खुला और इसरा बेगम हैरान और परेशान बेटी की अनोखी फरमाइश ली उसके कमरे में दाखिल हुई। इतने में इतलाई घंटी ज़ोर-ज़ोर से बजने लगी। दूसरी तरफ मुड़कर देखने लगी। लिज़ा को पाकिस्तान से शुरू ही से अनसियत सी महसूस होती थी। वो पाकिस्तानी मर्ज़ों से ख़ास मुतासिर थी। इसका एक सबब वालिद इख्तियार बेग का इसी मुल्क से ताल्लुक़ था। वो बचपन से बाप से इसके वतन के बारे में इतनी बातें सुन चुकी थी कि उसे देखते बिना ही पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त से शनासाई हासिल हो गई थी। बरसों बाद इख्तियार बेग अपनी स्टडी टूर पर बरतानिया गए तो वहीं बरसों पहले इख्तियार बेग अपनी स्टडी टूर पर बरतानिया गए तो वहीं के होकर रह गए। इस वक्त आलमी सियासत पर 9/11 का काला साया नहीं पड़ा था। हालात आज के मुकाबले में कदरे बेहतर थे, इसलिए उन्हें नेशनैलिटी के लिए ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। वालिदैन का बचपन ही में इंतकाल हो चुका था। रिश्ते के एक चाचा ने तरस खाकर परवरिश का ज़िम्मा उठाया था। इख्तियार ने दिन रात मेहनत की, मगर तालीम का सिलसिला टूटने नहीं दिया। बरतानिया से आली डिग्री का हसूल उनका जुनून बन गया था। आखिर किस्मत ने मयावरी की और स्कॉलरशिप हासिल करके मज़ीद पढ़ने के लिए लंदन पहुँच गए और दिल लगाकर पढ़ाई की। इसी दौरान चचा के इंतकाल की खबर आई तो उन्हें उन्हें लगा वतन से जुड़ा कमज़ोर सा रिश्ता भी टूट गया। अब वापस जाते भी तो किसके लिए? यूँ आला डिग्री हाथ में आने की देर थी कि उन्हें लंदन की एक बहुत बड़ी फर्म ने जॉब ऑफ़र की। इख्तियार ने बहुत सोच समझ कर मज़ीद चंद साल यहाँ तक गुज़ारने का फ़ैसला किया और फिर यहीं सेटल हो गए। एलिस बेरी उनकी क्लासमेट थी। वो इख्तियार बेग की खूबरोई, खामोश तबा और नरम मिजाज से बुरी तरह घायल हुई थी। उसे लगा कि उसके बगैर जीना बे बेमायनी है। इसने इख्तियार बेग के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, मगर वो हंसकर टाल गए। इख्तियार बेग की अदाए बेनियाजी ने एलिस को उनका मजीद दीवाना बना दिया। एलिस बालिग बालिग हो चुकी थी। अपने घर वालों से शादी की इजाज़त तलब की तो वहाँ एक हंगामा खड़ा हो गया। उसके वालिदैन कतामत पसंद लोग थे। वो अपने कायद के खिलाफ जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यहाँ उनकी बेटी एक मुसलमान को दामाद बनाने की खबर सुना रही थी। सब मिलकर उसे समझाने में लगे, मगर एलिस अपनी ज़िद पर अड़ी रही। वो इख्तियार बेग की खातिर अपनी पूरी फैमिली से टक्कर लेने को तैयार हो गई थी और इसकी साबित कदमी पर हैरान रह गए। ज़िंदगी में पहली बार उन्हें मोहब्बत का जायका महसूस हुआ तो खौफज़दा होकर पसे मंज़र में चले गए। इससे मिलना तर्क कर दिया। एलिस भाईजान की बेजा सख्ती से तंग आकर एक दिन अपने बड़े से घर को छोड़कर कॉलेज फ्रेंड जमीका के फ्लैट में शिफ्ट हो गई और इसका एक कमरा किराए पर शेयर कर लिया। इसके बाद इख्तियार बेग को फ़ोन करके अपने इक़दाम की खबर दी तो वो हक्का-बहक्का रह गए। उनके लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया था। वो ज़िम्मेदारी निभाते हुए शादी की हामी भर ली। खुशी से नाच उठी, मगर इख्तियार के ज़हन में अभी भी एक फांस अटकी थी। वो चाहते थे एलिस बगैर किसी मजबूरी या जबर के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए और निकाहनामे पर उसका नाम एलिस की बजाय फ़ातिमा लिखा जाए। उन्होंने एलिस से बस एक इस्तदा की कि उसे इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दी। उसकी किस्मत में शायद
यूं ही चमकता दिखाता है। इस्लाम का गहराई से जाकर मुताला करने के बाद एलिस ने पूरे 1 हफ्ते सोच विचार में गुजारा और आखिरकार इस्लामिक सेंटर में जाके बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया। अख्तियार बेग के दिल से फांस निकल गई, वो मसरूर हो गए। दूसरे दिन वो दोस्त दूसरे दिन ही दोस्त अहबाब ने मिलकर एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया, जहाँ सादगी से उन दोनों का निकाह हो गया। शादी के बाद इख्तियार बेग को एहसास हुआ कि कुदरत ने सारी उम्र की महरूमी का इजाला फातिमा की शक्ल में कर दिया है। जल्दी आयशा, जिसे वो लोग प्यार से लिज़ा पुकारते थे, जिंदगी में बहार बिखेरने आ गई। तो गया उनकी जन्नत मुकम्मल हो गई। 3 साल एक दूसरे की संगत में कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। दोनों खुशियों के हडोलों में बेफिक्री से झूल रहे थे। एक दिन जैसे रस्सी टूट गई और सब कुछ खत्म हो गया। फातिमा की जिंदगी ने वफा ना की और दूसरे बच्चे की पैदाइश पर कुछ ऐसी पेचीदगी हुई कि माँ और बच्चा दोनों जामबर ना हो सके। इख्तियार बेग के लिए सदमा नाकाबिले तलाफी था। वो बहुत सालों तक अपने कमरे से बाहर ना निकले। जिल्जा को भी नैनी ने संभाला। ताहम वक्त की तेज रफ्तार जिंदगी में दुनिया से कट कर रहना खासा मुश्किल था। माशी मिसाइल मुंह फाड़ कर खड़े हो गए। उन्होंने अपने साथियों के समझाने पर खुद को संभाला और बेटी की खातिर जिंदगी की जानिब बेदली से लौट आए। यारों ने उन पर दूसरी शादी के लिए बहुत जोर डाला, एक दो रिश्ते भी बताए, मगर सब ला हासिल। अख्तियार बेग ने अपनी महबूब बीवी के साथ गुजारे के लम्हों को याद में महफूज करके ज़िंदगी के इस बाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब उनके लिए जीने की वजह सिर्फ लिज़ा थी। उसे अला तालीम दिलवाने के साथ साथ ज़हनी तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने वतन की मोहब्बत और अपनी ज़ुबान से रोशनास करवाया। बाप के आए फ़ौन से निकलने वाले दिल दिल पाकिस्तान की आवाज़ लिज़ा को अपनी जानिब खींचती थी। यही वजह ये थी कि जब उसे इंसदादे पोलियो मुहिम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेजा जाने लगा, तो उसने इस बात में सर हिलाया। घर आके इख्तियार बेग के सामने अपना इरादा जाहिर किया तो वो खुश हो गए और उनके कान के नज़दीक मुँह लाकर कुछ सरगोशी की भी की और वो बाप की बात पर खिलखिला उठी। ऐसा ना करे प्लीज़, ये जुल्म होगा। तायला ने भरासा होकर माँ की बात सुनी और फिर सबके बीच अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने लगी। दूसरे कोने में रख के सोफे पर बैठी द्विदा दुआ कर रही थी कि जिस काम का बेड़ा उसके नाजुक कांधों ने उठाया है वो खुश उसलूबी से अदा हो जाए। मैं पूछती हूँ, कुंवारी लड़कियाँ भी कभी ऐसे मुँह फाड़ कर शादी के मामलात पर बोलती हैं? हम बड़े बैठे हैं ना, जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। तुम जाओ यहाँ से। कारपेट पर पिछड़ा मारकर बैठी हुई बिल्लो खाला ने हाथ नचा नचा कर उसे खामोश करवाए। उंगली क्या लगा कत्था चाटा। सरवत हरासा होकर बेटी के तेवर देख रही थी। बाजी प्लीज़ मुझे बात करने दे। सरवत ने बहन को इल्तिजाइया अंदाज में मजीद कुछ कहने से रोका। उन्हें सामने बैठी बहू का भी लिहाज आ रहा था। अरे बन्नो, मेरे मुंह पर ताला चाबी लगाने से क्या होगा? दुनिया वाले जो दूसरी बार मंगनी टूटने पर तुम्हारी बेटी को मतूब ठहरा रहे हैं, उसका बेहतरीन हल यही है। बिल्लो खाला की जुबान फराटे भरने लगी। रोकना मुश्किल हो गया। चले दोनों मंगनियां टूटने पर सारी खदाएं मेरे खाते में लिख दे, मगर इसकी सजा भाभी को क्यों दी जा रही है? तायला ने जिद होकर माथे तक हाथ ले जाकर जोड़े थे। बेटा, हमने विदा को एक बात कही है, अब कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। आगे ये खुद समझदार है। सरवत ने मुतानियत से बेटी को ठंडा ठंडा करना चाहा। ओ मेरे खुदा, जोर ज़बरदस्ती और किसे कहते हैं? तायला ने माथा पीट लिया। तुम्हारी माँ सही कह रही है। बिल्लो खाला ने माँ जी को लताड़ा। उन्हें उसका दीदा की हिमायत में लड़ना जहर लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात किसके लिए उठाई गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्लीज़ इसे इसे यही दुबा दे। भाभी के घर वालों तक पहुँच गई तो न जाने हमारे ख़ानदान के बारे में क्या सोचेंगे। तायला का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसकी रसवानियत और वकार पर ज़रब पड़ी थी। कैसे ना बिलबिलाती। ये तो है, इसलिए मैंने रियाज की शादी के वक्त तुम्हें कितना समझाया था। खानदान की लड़की लिया अपनी होगी तो अपना का दर्द समझेगी, मगर तुम पर बेटे की पसंद का नशा सवार था। बाहर से बहू बिहाल आई, अब उनके खानदान से डरते फिरो। खल्लो खाला ने पुराने दर्द जाग उठे। उनके तंज भरे जुमलों पर दीदा ने बेचैनी से पहलू बदला। खाला जाने कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। दीदा ने दांत कुचलाकर सोचा, घर का माहौल ख़राब ना हो, इसीलिए वो अक्सर खामोशी इख्तियार किए रहती, वरना दलाइल तो उसके पास भी हज़ारों थे। ताई तुम परेशान ना हो, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। ये सब कुछ अपनी मर्जी से और खुशी से करूँगी। मामा को फ़ोन तो कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने अब तक फार्म से बात कर ली होगी। विदा ने धीरे धीरे वो बात के बता दी जो सरवत और बल्किस बानो काफ़ी देर से सुनना चाह रही थी। ओ भाभी, आपने अच्छा नहीं किया। आंटी क्या सोच रही होगी? कोई अपनी बेटी ऐसे प्लेट में रख कर पेश करता है? तायला ने अफसोस से सर हिलाया, फिर माँ और खाला की जानिब देखा। शर्मिंदगी होती है मगर क्या करें, इस पर 2 दफ़ा बात ख़त्म होने का ठप्पा लग चुका है। अब तो गैर लोगों से रिश्ता जोड़ने से भी खौफ आने लगा है। तुम तो अपनी हो, हमारी
हमारा दर्द जानोगी। सरवत अपनी जगह से उठकर विदा के सामने जा खड़ी हुई और हाथ मलते हुए पेशेमानी का इजहार किया। तायला की नज़रों से दर्द की लहरें आंसू बनकर बह निकली। अम्मी आप परेशान ना हो, तायला हम सबके को बहुत अजीज है, इंशाल्लाह इसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। विदा ने बढ़कर उन्हें दिलासा दिया और अपने बराबर में बिठा लिए हुए एकदम ढह सी गए। बिल्लो खाला से ने उनकी हमदर्दी पर मुंह बनाकर नागवारी का इजहार किया और छालिया फांकी। बस दुआ करें मैं अपनी आंखों के सामने बच्ची का घर बसता देख लूँ, उसके बाद ही सुकून से मर सकूंगी। सरत बेकरारी से बिलक उठी। विदा की आंखें भी साथ साथ भीग गई। लिज़ा आलमी अदालत सेहत के लिए वो 2 साल से काम कर रही थी। वो पाकिस्तान आई तो उसे बच्चों की सेहत या अम्मा के मसाइल के हवाले से एक प्रोजेक्ट की जायज़ा टीम का हेड बना दिया गया। क्योंकि वो पहले ही हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी थी तो उसे यहाँ ज़रा भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मगरबी माशरे का अक्स उसकी शख्सियत से झांकता, खुद एतमादी की नेमत से माला माल, अपनी हदूदों के युद्ध का पास रखते हुए शख्सी आज़ादी की कायल, जल्दी शहर की खास हलकों में मुमताज़ दिखाई देने लगी। इख्तियार बेग अपने उसे फ़ोन पर छेड़ते कि उसे ऐसी पजीराई शायद लंदन में भी नहीं मिलती जो अपने वतन में नसीब हुई, तो वह हंस देती। इतने सराहने वालों के बीच में होने के बावजूद भी उसकी शख्सियत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ा था। वो बड़े नफ़े तुले कदम उठाती, पहली तरजीह नेक नीति से पाकिस्तानी बच्चों की सेहत के मसाइल का हल ढूंढना ठहरा रहे। इसीलिए उस शोबे में कोताही बरतने वालों को किसी तरह भी रायत देने को की रवादार ना थी। उसके बेलचक असूलों ने मैम लिज़ा की शोहरत को दुआम बख्शा। फ़ाम मिर्ज़ा से उसकी पहली मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। मैम की सख्त गिरी के बारे में उसने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। वो लिज़ा के बारे जहन में एक सनरसीदा खड़ूस बुढ़िया का तस्वर लिए उससे मिला तो हैरान रह गया। ब्लैक ट्राउज़र और टी पिंक जैकेट में खुशबू में बसी अपने से कई साल छोटी शफाफ चेहरे वाली लिज़ा ने उसे लम्हों में तस्खीर कर लिया। सुनहरी बालों का ऊंचा सा बन उसकी हंस जैसी मरमरी गर्दन के हुस्न को जो उजागर कर रहा था। वो देखता रह गया। मुतज़म्मीन ने दोनों का तारुफ कराया तो चौंक कर हाथ बढ़ाया तो उसकी नरम उंगलियों का लफ्ज़ बहुत देर तक अपने हाथों पर महसूस करता रहा। दोनों में हेलो आए हुई और वो खटखट करती अपने लिए मखसूस सीट पर जाकर वो करीन को सुनने में गुम हो गए। फ़ान जैसे उसकी शख्सियत के सहर में महव हो गया। टी टी ब्रेक में इत्तेफाक से दोनों ने ना सिर्फ भाप उड़ाती कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और रिलैक्स होने के लिए एक भी सोफे पर जा बैठे। यही हल्की फुल्की बातचीत हुई। बराबरी का जोड़ था। लिज़ा का दिल भी अफ़ाम की बेपनाह वजाहत पर कई बार धड़का। वो इसकी तवज्जो खुद पर मबजूल पाकर दिल ही दिल में मुस्कुराई, मगर अपने जज्बात पर काबू पाने में कभी मुश्किल दरपेश ना आई थी। इस वक्त भी वो लापरवाह बनी अफ़ाम की निगाहों को नज़रअंदाज करती रही। सेमिनार का अख्ताम हुआ मगर दोस्ती की नई बुनियाद पड़ गई। फासले कम हुए तो कई बार मुलाकातें हुई। लिज़ा बहुत लिए दिए रहने के बावजूद इसे बहुत दिनों तक दूर न जा उसे बहुत दिनों तक दूर न जा सकी। अफ़ाम गैर महसूस अंदाज में उसके दिल को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया। उसकी जहानत भरी बातें, जादुई शख्सियत और बादामी आंखों की चमक ने लिज़ा को अपना असीर बना ही डाला। अफ़ाम जैसे सर फिरे को भी लिज़ा की जहन के हुस्न और जहानत ने चारों खाने चित कर दिया। पर पुरअसर मगरबी लबो लहजा, दिलो आवेज चेहरा, सरुकत पुरकशिश की कामत और सहर तराई सुरमई आंखें उसके जहन में बस गई। लिज़ा जब बदेसी अंदाज में खड़ी खड़ी उर्दू बोलते हुए उसका नाम बिगाड़ कर फ़ीम पकारती तो वो इन लम्हों को बहुत इंजॉय करता था। फ़ाम के लाशौर में कहीं ये बर्तरी भी मुस्काती कि लिज़ा के इर्द गिर्द परवानों का ढेर लगा होने के बावजूद उसकी तवज्जो हासिल करने में वो हमेशा कामयाब रहता। उसकी अना को अजीब सी तस्कीन लज़्ज़त और तस्कीन हासिल होती। वो जानता था कि उसके यहाँ तवील क़याम के पीछे काम के अलावा अफ़ाम की ज़ात भी जुड़ी हुई है। विदा विदा कैसी हो बातों की आवाज़ पर अफ़ाम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। बहन को सामने बैठा देखकर खिल उठा। उसे खुद से लगाकर बाल चूम लिए। मैं तो ठीक हूँ मगर तुम पहले से दुबले दिखाई दे रहे हो। क्या वहाँ ठीक से खाना पीना नहीं मिलता था? विदा ने बगौर देखते हुए परेशानी से पूछा तो बहन की फिक्रमंदी को टालता हुआ भांजों को बारी बारी गोद में उठाकर उनके बाल बिगाड़ कर प्यार करने लगा। रियाज भाई आप सुनाई क्या हाल है? उसने बहनोई से हाथ मिलाया तो वो भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। अरे आजकल तो तुम लोग ताइला की शादी की तैयारियों में बहुत बिजी हो गए। कौन सी डेट फिक्स हुई है? इधर उधर की बातों के दौरान अफाम ने बहन और बहनाई को ये बेक वक्त देखते हुए मुस्कुराकर सवाल किया, मगर रियाज से अखलाकर भी मुस्कुराया नहीं गया। वो माजरत करते हुए वहां से उठकर बाहर निकल के हंसते मुस्कुराते माहौल में एकदम से जैसे दरार सी पड़ गई। क्या मैंने कोई गलत बात पूछ ली है? फार्म वहाँ बड़बड़ाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया, सब खामोश क्यों हो गए। निदा सब खैरियत तो है? वो बहन के पास बैठकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। मामा आपने भाई से अभी तक बात नहीं की? विदा ने थोड़ी सी नाराजगी से माँ को देखकर उल्टा सवाल किया। नहीं बेटा, मौका ही नहीं मिला, मैं इससे बात करती। कमरे में कई कई पीछे ही पड़ोसन मिलने आ गई। बात
وہی کی وہی رہ گئی۔ اسرا نے ہاتھ ملتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ فام نے پزل ہو کر کبھی ماں اور کبھی بہن کو دیکھا۔ کون سی بات؟ فام ان ان بوجھ بجارتوں پر ماتھا پیٹنے لگا۔ اوہ سنی، فہد اندر آ جاؤ اور آیا اماں سے چاکلیٹ ملک بنوا کر پی لو۔ ویدا نے بھائی کو صبر کرنے کا اشارہ کیا اور بچوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ طاہلہ کا پھر سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ فام کا جب جواب دے گیا تو اس نے خود ہی سوچ کر سر کے گھوڑے دوڑائے اور پوچھا، ہاں طاہلہ کی انگیجمنٹ ایک بار پھر ٹوٹ گئی ہے۔ اسرا بیگم نے دیدہ کی اتری صورت دیکھ کر خود ہی بتا دیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ شادی میں کتنے کم دن رہ گئے تھے۔ افہام نے سر تھام لیا۔ وہ طاہلہ سے کئی بار مل چکا تھا، وہ اچھی لڑکی تھی، اسی لیے افسوس ہونے لگا۔ طاہلہ تو بہت سلجھی ہوئی نرم طبیعت کی ہے، شکل و صورت میں بھی کسی سے کم نہیں، انفیکٹ اسے 100 میں سے 80 نمبر تو دیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسری بار ہونے والا یہ واقعہ یقیناً گھر والوں خود طاہلہ کی ذات کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ تبھی ریاض بھائی چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے۔ افہام نے اظہار افسوس کیا، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو کچھ اشارے کیے۔ اس طرح رات کے کھانے کا بندوبست کرنے کچن میں کی طرف بڑھ گئی تو دیدہ بھائی کو گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا ویدا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ اس کی بات سن کر افہام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور دل بند ہونے لگا۔ باپ رے، اب اس کو کیا کہوں؟ افہام نے اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر لائن کاٹ دی۔ 1 منٹ بعد ہی وہ سریلی رنگ ٹون دوبارہ بجی جو اس نے لیزا کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھر کر سیل فون آف کیا اور بے دلی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ لیزا چونک اٹھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ افہام مرزا نے اسے بات نہیں کی، کہیں مصروف ہوں گے۔ اس نے کافی پھینکتے ہوئے خود کو دلاسا دیا، ورنہ دل گھبرانے لگا تھا۔ لیزا کو صرف اپنے کام سے عشق تھا، مگر اب وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک کام، دوسرا افہام۔ اکثر بہت کچھ گڑبڑ ہونے لگتا تو وہ دل کھول کر اپنے پاگل پنے کو انجوائے کرتی۔ لیزا، اگر پاکستانی لڑکا اچھا لگے تو اپنے ڈیڈی کو بے دھڑک بتا دینا، میری خواہش ہے تم شادی کے بعد اپنے وطن میں رہو۔ اس کے کان میں باپ کی سرگوشی گونجی تو جو انہوں نے یہاں آنے سے قبل اس سے کی تھی۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ لبوں کے گرد حصار باندھ گئی۔ بہت دنوں تک اپنے مزاحمتی خول کو برقرار نہ رکھ سکی، وہ چٹک گیا۔ ایک دن افہام کی محبت کا اقرار کر لیا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس کے جذبوں کو پہچاننے کے باوجود منوانے کا اپنا مزہ تھا۔ اسے خبر تھی کہ جب وہ لیزا کے ساتھ شہر کے معززین کی کسی تقریب میں شرکت کرنے جاتا ہے تو اس کے اپنے حلقہ احباب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے خوبرو کنواروں کی لیزا کی جانب پیش قدمی پر منہ کی کھاتنے کی وجہ سے افہام کے لیے دل ہی دل میں رشک اور حسد کے جذبات چھپائے کتنی مشکلوں کے بعد مسکرا کر ملتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ لیزا کے شانہ بشانہ گردن اکڑائے اندر داخل ہوتا۔ لیزا نے اختیار بیگ سے بھی افہام کا ذکر کیا۔ وہ پاکستان آنے کو بے چین ہو گئے تھے، مگر انہیں ابھی انتظار کرنے کا کہا تھا۔ دراصل افہام نے اسے شادی کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، مگر اسے تعلق ہونے کے باوجود وہ خود سے پرپوز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر جب سنگاپور جانے سے قبل افہام نے اسے اپنی بہن سے ملوایا اور شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ باپ کو فون کر دیا، افہام کی فیملی سے ان کی ملاقات کا پلان بنانے لگی۔ اختیار بیگ نے افہام بیگ نے لندن میں لوگوں کے لیے شاپنگ کی اور ان کے لیے تحائف کی خریداری شروع کر دی۔ دونوں باپ بیٹی اس بات سے بے خبر تھے کہ افغان کے گھر میں ایک نئی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے۔ طاہرہ کی دوسری بار شادی سے 15 دن قبل منگنی کا خاتمہ ہونا ریاض احمد کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹنے کے مترادف ٹھہرا اور سب اس کے مستقبل کی وجہ سے ایک دم متوحش ہو گئے۔ گو کہ طاہلہ کا اس معاملے میں معاشرے بھر کا بھی قصور نہ تھا، پھر بھی اس کا وجود مشکوک نگاہوں کے گھیرے میں آ گیا۔ پہلی دفعہ منگنی قصہ پہلی منگنی سے شروع ہوا اور دوسری تک جا پھیلا۔ سفیر عالم ویدا کے پہلے منگیتر کا تعلق اعلیٰ خاندان سے تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت سج رہی تھی، مگر سفیر عالم کی میں کی عادت سے رشتے کے خاتمے کا وجہ بنی۔ وہ منگیتر ہوتے ہوئے بھی شوہروں کا کردار ادا کرنے کو خواہش مند تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اعلیٰ ان کی مرضی کے مطابق سانس لے۔ وہ اپنے دن رات کے معمول سفیر کی مرضی سے طے کرے، کہیں جانا تو اسے بتا کر جائے، جو رنگ اسے پسند ہو وہی پہنے، جو چیز اسے ناپسند ہو وہ طاہلہ کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ویدا کو ہونے والی نندوئی پر بہت غصہ آتا، مگر طاہلہ جیسی سمجھدار لڑکی سب کچھ خاموشی سے برداشت کیے جا رہی تھی۔ ریاض احمد اور ثروت کو بھی طاہلہ کے سسرالی، خاص طور پر ہونے والے داماد کا رویہ تشویش میں ڈالے رکھتا، مگر اتنی دھوم دھام سے منگنی کی تقریب ہو چکی تھی، اس کے بعد بات ختم کرنے کا سوچتے ہوئے بھی ان کی شرافت پر چوٹ پڑتی تھی۔ بات چھوٹی سی تھی مگر بہت بڑی بن گئی۔ اعلیٰ کی کالج فرینڈ نے مل کر ان کے گھر پر دھاوا بولا اور یوں ہی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ سب منگنی کی ٹریٹ لینے آئے تھے۔ ان سب نے پیزا کھانے کا مطالبہ کیا اور مشہور فاسٹ فوڈ جا پہنچی۔ یہ پروگرام اتنا اچانک بنا کہ وہ سفیر عالم کو بتا ہی نہیں سکی۔ اس نے سوچا واپسی پر اطلاع کر دے گی۔ وہ اپنی فرینڈ کی کمپنی میں بہت خوش تھی۔ سفیر عالم کے حکم پر ان کی جانب سے بھیجی گئی کالی شیشوں والی چادر اوڑھ کر باہر نکلنا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ کالی چادر میں اپنے دراز قد کے ساتھ خاصی نمایاں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اس بات پر اس کا خوب ریکارڈ لگایا، مگر وہ اطمینان سے پیزا کا بائٹ منہ میں رکھتی
रखती रही। इत्तेफाक से सफ़ीर आलम भी अपने ऑफिस के कोलीग के साथ यहीं पर लंच करने आया था। मंगेतर को यूं सहेलियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ देखा तो जल भुन कर रह गया। गुस्सा यूं भी बढ़ा के परमिशन के बगैर कैसे पार्टी अरेंज कर ली, मुझे क्यों नहीं बताया। रात को कॉल करके तायला की क्लास लगाई, अचानक प्रोग्राम बन गया। उसने मैंने सोचा वापसी पर बता दूंगी। वो खौफ भरे अंदाज में हमेशा की तरह सफाई देने लगी। अच्छा, इस तरह तो खामोशी से किसी लड़के के साथ डेट पर भी जा सकती हूँ, मुझे क्या पता चलेगा। उसने शक के नाक फैलाए। वो चीखा इस बात पर ताइला से खूब झगड़ा हुआ। और जो शख्स की बीमारी जहनीत से वो जो शख्स की बीमार जहनीत से तंग आ चुकी थी, उसे अपने किरदार पर उठाई जाने वाली उंगली को बर्दाश्त न कर सकी। जी जान से अपना दिफा किया। ताइला के चीखने पर उसने मंगनी तोड़ने की धमकी दी। और फिर ऐसा कच्चा बंधन निभाते निभाते थक गई थी जिसके टूटने का खदशा रातों की नींद उड़ा दे। बिला झिझक इजाजत दे दी। बस सफ़ीर आलम की अना को एक और चोट पहुंची। दूसरे ही दिन सारा सामान वापस आ गया। ताइला को तो यकीन ही नहीं आया, कोई इतनी सी बात पर भी मंगनी तोड़ सकता है। सब एकदम से दुखी हो गए। बात बनाने की कोशिश भी की मगर सफ़ीर आलम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मजबूरन ये बात बंद कर दिया गया। चंद महीनों बाद दोबारा कोशिश की गई। रिश्ता लगाने वाली के तवस्सुस से एक और रिश्ता आया। लड़का आज़र अली सफ़ीर आलम के मुकाबले में कमतर ठहरा। ख़ानदान भी थोड़ा कम तालीम याफ्ता था मगर सरवत तो बेटी को अपने घर का कर देने का भूत सवार था। इस पे ख़ानदान वालों की बातें। रियाज अहमद को ये लोग इतने समझ में नहीं आए थे। दीदा ने भी सास को समझाया मगर बिल्लो खाला ने आज़र की हमायत में बहन का दिमाग ख़राब कर दिया। सरवत ने सबकी मुखालफत के बावजूद फ़ौरन हामी भर ली और जल्द शादी पर जोर देने लगी। रियाज अहमद ने इस बार धूमधाम से मगरिब की तकरीब करने से मना कर दिया। सादगी से रस्म अदा हो गई। तायला ने भी शादी से कब्ल आज़र से किसी किस्म का राब्ता रखने से एतराज़ बरता। कोई होनी को कौन टाल सकता है। शादी से 15 दिन कबल अचानक एक दिन आज़र की वालदा सुल्ताना बेगम का फ़ोन आ गया। उन्होंने बड़े रूखे अंदाज में वजह बताए बगैर शादी से इनकार कर दिया। सरवत रिश्ते करने वाली को बात संभालने के लिए उनका घर दौड़ाया तो पता चला आज़र सफ़ीर आलम की एक कज़न सफ़िया के शौहर का चचाज़ाद भाई था। सफ़िया के उनके घर गई तो आज़र की होने वाली बीवी की तस्वीर देखी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया क्योंकि वो खुद सफ़ीर की मंगनी में शरीक थी, इसलिए तायला को पहचान गई। सरवत रिश्ते वाली ने अपना कमीशन खरा करने के लिए सरवत के इसरार के बावजूद आयला की पहली वाली बात आज़र की फैमिली से छुपा ली थी। अब ये सुनकर सुल्ताना के पेट में दर्द उठा। वो बेटे को साथ के सफ़ीर आलम के घर पहुंची। मंगनी ख़त्म करने की वजह पूछी। अपने दही को कौन खट्टा कहता है। इन लोगों ने तायला पर ऐसी उंगलियां उठाई कि सुल्ताना कानों पर हाथ रख दी। वापस लौटी और आज़र के मना करने के बावजूद रिश्ते से इनकार कर दिया। ये तायला के बेकसूर होते हुए भी गुनहगार बन गई। मामा विदा तो पागल हो गई है। एक नामुमकिन बात को कैसे मुमकिन बनाने चली है। अफाम को जिंदगी में पहली बार बहन पर शदीद गुस्सा आया। माँ से शिकवा कर बैठा, बेटा तुम्हारी बहन बड़ी उम्मीद लेकर आई है, उसे मायूस ना करना। इसरा बेगम ने बेटे का हाथ थाम कर बड़ी आजी से कहा। उन्हें बेटे की उतरी सूरत से ज्यादा बेटी के नमाकों ने बेकरार किया हुआ था। मगर मम्मा आप सब कुछ जानते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। अफाम ने सर उठाकर माँ से शिकवा किया। सिर्फ एक बार सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ईदा के भाई बनकर सोचो। इसरा बेगम ने बेटे से दरख्वास्त दी तो वो झुर्री लेता हुआ खड़ा हो गया। ओह आप भी मेरे साथ नहीं है। वो माँ के जिसकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर भुना उठा पर मजीद कुछ कुछ कहने से रोका। अफाम तुम क्यों नहीं समझ रहे, वो बहुत उलझन में है। माँ की आंखों से बहते दर्द और मजबूरियों ने बेटे को दबाव में लिया। वो तो ठीक है मगर ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि मैं लिजा से ही शादी करूंगा। वो बिल बुला कर कुछ याद दिलाने लगा। बेटा आम हालात होते तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता मगर आज काफ़ी कुछ बदल गया है। तुम अच्छी तरह से सोच लो क्योंकि तुम्हारा जवाब दीदा और बच्चों की खुशगवार ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसने बेगम ने जाते जाते उस पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी और वो दबता चला गया। फार्म मिर्जा शिव बढ़ाए मल जगे से हुलिये में हैरान और परेशान फिरता। इसरा का दिल भाई की सूरत हाल देख कर खटका मगर उसने खुद पर जबर कर लिया। हिसाम मिर्जा ने शुरू में उसके लिए खूब फाइट भी की मगर बीवी और बेटी के आगे हार गए थे। वो जैसे तनहा रह गया। कैसी कैसी काली घटा छाई के शफाफ आसमान देखने को तरस गया। उसका दम घुटने लगा। घने चमकदार बालों को बेदर्दी से बालों में जकड़ा हाथों में जकड़ा और टेरेस पर निकल आया। लिजा की मोहब्बत उस पर नूर की तरह बरस रही थी। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। अचानक ये कैसा ग्रहण छा गया। वो हमेशा से खुशियों को अपने दामन में समेटने का आदी था। समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन में क्या करे भी तो क्या करे। फिजा में खून की असर दिखा रही थी मगर अफाम हाफ आस्तीन की टी शर्ट पहने सबसे बेनियाज कोने में बड़ी कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए गहरी सोच में गुम गर्मी सर्दी से बेनियाज बैठा था। इस तरह सामने बेटों कैसे तन्हा टेरेस पर बैठे देखा तो उनकी जानिब बढ़ गए। वो अपनी सोचों में गुमसुम बैठा था। उसने घर वालों को चंद महीने पहले ही रिजा के बारे में सब कुछ बता दिया था।
और जल्द शादी का इरादा भी ज़ाहिर किया था। ज़िंदगी में नई रवानी आ गई थी इस वक़्त, तो किसी किसी जानिब से कोई एतराज़ नहीं उठा था। जोश में आकर दीदा और लिज़ा ने की एक मुलाकात भी करा दी। दोनों बहुत अच्छे तरीके से मिली। अचानक ताहिरा ने आकर सब कुछ चौपट कर दिया। वो दीदा के नज़ से सख्त नफ़रत महसूस हुई। "बेटा बीमार हो जाओगे, अंदर चलो।" अगर मुझे लिज़ा से मोहब्बत ना होती तो ताहिरा से शादी करने में कोई हार नहीं थी, मगर ये बात नामुमकिन सी लगती है मुझे। अपनी ज़ुबान का भी पास है। उसने माँ का हाथ थाम कर अपना मौक़िफ़ सामने रखा। वो हाथ छुड़ाकर उठ गई। "पापा, कोई तो मेरा साथ दे।" उसने बाप की जानिब बेचारगी से देखकर दुहाई दी। वो भी नज़रें चुरा गई। यहाँ बेटी और दामाद का मामला था, साथ देने की पोजीशन में ही नहीं थे। उसने सन्नी सांस भरकर आंखें मूंद ली। कल तक वो लिज़ा की संगत में वक्त गुजारने के ख्याल से कितना आसूदा था, मगर अब उसका सामना करते हुए शर्म महसूस होगी। जिंदगी में वो कभी भी इतना मजबूर नहीं हुआ था, मगर इस वक्त एक ऐसे जाले में फंसा था जिसके ताने बाने उसके अपनों की मोहब्बत से बुने हुए थे। नहीं भाभी, मज़ीद कुछ काबिल कबूल नहीं होगा। तायला ने विदा की बात सुनते ही इनकार कर दिया और आंसू बहाने बैठ गई। ताई चंदा, क्या हो गया? ये रोने की नहीं हंसने की घड़ी है। विदा ने हथेली से आंसू पोंछते हुए बहलाया। कोई कुछ नहीं समझना। मैंने दोबारा ऐसी खुशियों भरी घड़ी को झेला है जिसका अंजाम बड़ा भयानक निकला है। अब सबसे एक ही इल्तिजा है, मेरी ज़िंदगी को मज़ीद खिलौना नहीं बनाए। मैं शादी के बगैर भी खुश रह सकती हूँ। तायला के माजी का आसिफ उस पर हावी होने लगा तो उसने रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़ दिए। तायला बच्ची, तुम इतनी जिद्दी तो कभी भी नहीं थी। आज हकीकत का सामना क्यों नहीं कर पा रही? सरवत ने बेटी को समझाया था। अम्मी, ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है, ये वो हकीकत है? तायरा ने रंज से पूछा था। कौन सी ज़बरदस्ती? बहू अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही है। ये बात जान लो, तुम्हारे सर पर बाप का साया बरसों कब उठ चुका है। मेरी ज़िंदगी का भी कुछ भरोसा नहीं। इतनी बीमार रहने लगी हूँ। दिल को ये हौल उठते हैं कि कल को मैं ना रही तो तुम्हारा क्या बनेगा? सरवत का लहजा गमों से चूर चूर हुआ। ये तो कोई फ़लसफ़ा ना हुआ कि कुछ पता नहीं कि आपसे पहले मैं मर जाऊँ। आयला ने माँ को देखकर कहा। तो इस बात पर तड़प उठी। बन्नो, इस लड़की का दिमाग में का कोई पुर्जा ढीला हो गया है, जब भी अजीब-अजीब बातें कर रही है। बल्लो से ज़्यादा देर भांजी के नखरे बर्दाश्त नहीं हुए तो हाथ में चाकर लताड़ा और गुलोरी बनाकर गले में दबाई। उन्हें हर थोड़ी देर बाद पान छालियाँ मुँह में डालने का पुराना चस्का था। ताई तो कुछ तो बोलो, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी और मुखलिस है। वो इन हालात में भी अपने भाई का रिश्ता लेकर आई है। आजकल के दौर में कौन इस तरह सोचता है? कम से कम इनका ही मान रख लो, बस तुम्हारी हाँ की देर है। वो लोग मंगनी करने को तैयार बैठे हैं। सरवत ने बेटी का हाथ थामकर इल्तिजा की तो तायला को माँ की ज़बरदस्त परेशानियों का अंदाज़ा था, मगर वो अपने खौफ का क्या करती जो उसके अंदर पंजे गाड़े बैठा था। उफ़! तीसरी मंगली, कोई मेरी जज़्बात भी तो समझे। तायला सर से पैर तक थर्रा उठी। अच्छा ठीक है, इस बार मंगनी जैसा कच्चा बंधन नहीं, डायरेक्ट निकाह की डेट मिल तय कर लेते हैं। रुखसी साल भर बाद हो जाएगी, जब तक ऊपर वाला फ्लोर भी तैयार हो जाएगा जहाँ फार्म की धुलम रहेगी। बोलो, अब तो खुश हो ना? विदा, जो खामोशी से माँ और बेटी के मुकालमे सुन रही थी, एकदम फैसलाकुन अंदाज में बोली तो सरवत के चेहरे पर खुशियों का अक्स जलमिला उठा। भाभी, मुझे शादी करना ही नहीं। तायला ने चिढ़कर जवाब दिया। बेटा, अफ़ाम बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार किस्मत तुम्हें मायूस नहीं करेगी। अपने भाई भाभी का मान रखो, बस हाँ कर दो। सयाज अहमद, जो थोड़ी देर कब कमरे में आए थे, सारी बात सुनने के बाद बहन के सर पर हाथ रखकर नरमी से इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, जैसे अब सबकी मर्ज़ी। बाप जैसे भाई को का गिड़गिड़ाना मार गया। तायरा ने ना चाहते हुए भी सर झुका लिया। यूँ लगा इस फैसले के बाद वजूद कई टुकड़ों में बँटने वाला है। वाह बे मन्नो, मुबारक हो। बुल्लो खाला ने सर तपा खानदान से पर पटखा और बहन को दौड़कर गले लगाया। दीदा ने आगे बढ़कर सिसकियाँ भरती हुई तायला को संभाला। उसे पानी पिलाते फातिहाना निगाहों से बिल्लो खालों को देखने लगी, जो आजकल उससे दबने लगी थी। रियाज ने भी इतना बड़ा बार का सर होने पर सुकून भर की सांस भरी और बीवी को प्यार से देखा। लिज़ा फ़ार्म रेस्टोरेंट में एक मेज़ में बैठे होने के बावजूद अलग-अलग महसूस कर रहे थे। फ़ार्म ने ज़बरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट सजाकर बगौर उसके हसीन चेहरे को देखा, जहाँ दुःख के काले बादल छाए हुए थे। लिज़, तुम ये बात सुनकर खामोश हो गई हो, कुछ तो कहो। उसने खुद से खामोशी तोड़ी। नहीं, वो एक्चुअली, लिज़ा ने इतना कहकर बात अधूरी छोड़ दी और दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ और नहीं तो मुझे बुरा भला ही कह लो। वो अज़ियत भरे अंदाज में बालों में उँगलियाँ फेरते हुए बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में क्या कहूँ। लिज़ा ने धीरे से जवाब दिया और शूज़ की टोज़ से फर्श पर मारी। कैसी बात? सारी बात ये वही है, मेरी बहन की खातिर मंगनी करना ज़रूरी हो गई है। मैं मजबूरियाँ सुनाता उसे एक नहीं, वो मजबूरियाँ सुनाता है उसे एक नहीं, एक नज़र नहीं आया था। लिसा ने नाराज़गी से उसे घूरा। तो क्या जुदाई का वक़्त करीब आ गया? उसने सवालिया निगाहों से फ़ाहम की तरफ देखा, जो निगाहों की ज़ुबान समझ गया था। नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। उसने रफ़ी में गर्दन हिलाते हुए झुककर कहा। ऐसा लगता है तुम्हारी रफ़ाकत में ज़िंदगी आराम से गुज़र जाएगी। मगर वो निगाह फेरते हुए कुछ कहते-कहते रुक गई। डियर, ऐसा ही होगा। वो अपने आप में शर्मिंदा होने लगा। मोहब्बत के सारे दावे जो धरे रह गए
ओके तो तुमने क्या कुछ और सोचा है? उसने इशारे उचकाकर बेनियाज़ी ज़ाहिर की। अच्छा एक बात गौर से सुनो, इस मामले में मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है, बस मेरा एतबार करना, ये मुश्किल घड़ी भी गुज़र जाएगी। वो माथे पर उँगली फेरते हुए बोला, कौन-सा ट्रस्ट? अगर आपकी नीयत साफ़ होती तो आप आज ये नौबत ही ना आती। वो होंठ चबाकर बोली तो नाराज़-नाराज़ सी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। फ़ाहम ने उसका हाथ पकड़ कर दोबारा बिठा लिया। लिज़ मेरी नीयत पर शक ना करो। सोचो अगर मैं तुमसे जुदा होना चाहता तो क्या मुश्किल था? एक फ़ोन पर सब कुछ कहकर जान छुड़ा लेता। 1 घंटे से बैठा तुम्हारी मिन्नतें नहीं कर रहा होता। वो भी झुँझला कर बोला। लिज़ा थोड़ी ठंडी पड़ गई। ओके बोले क्या कहना चाहते हैं? वो खोए-खोए अंदाज़ में पूछने लगी। फ़ाहम किसी और का होने चला था, ये बात दिल दुखाए जा रही थी। देखो फ़िलहाल मैं एंगेजमेंट कर लेता हूँ, मगर इसके बाद वो धीरे-धीरे बोलने लगा। लिज़ा बगौर उसके चेहरे के तासुरात देखती रही। गुलाबी दुपट्टे के हाले में दिलकश नगूज़ से उनमें संदली चेहरा हया की धीमी सुर्खी की लो से धमक रहा था। हिलाई उंगलियों की महक, काली भंवरा, इस खूबसूरत आंखें जिन पर घनी पलकें ने साया किया हुआ था, महारत से बनाए गए घने स्याह बालों का स्विस रोलर, इस पर लगाए गए फूलों की महक। गोया फार्म मिर्जा को बस में करने की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर वो तो पहले ही किसी और के बस में था। चलो तुम दोनों थोड़ी-सी बातचीत कर लो, मैं जब तक बाहर खड़ी हूँ। फ़ाहम की नाना को खाते में लाए बगैर दिदा हँसती हुई भाई को घसीटती इस कमरे के करीब लाई जहाँ निकाह की तकरीब ख़त्म होने के बाद दुल्हन बनी तायरा को बिठाया गया था। आज मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। विदा ने दोनों को साथ खड़ा करके नोट मारे। मुसर्रत उसके अंग-अंग से फूट पड़ी थी। मेरी नंद को ज़्यादा तंग नहीं करना। और दरवाज़े की जानिब बढ़ते हुए शरारत से बोली, उफ़! बहन की बेमहल मज़ाक पर फ़ाहम ने गुस्से में घूरा तो फ़ौरन बाहर निकल गई। कैसी दिल जलाने वाली बात थी, लगता था सब कुछ थम सा गया है। तायला उसकी मनकूहा के रूप में बैठी उसे मुतवज्जा करने में नाकाम रही है। फ़ाहम के दिल की धड़कन तो लिज़ा के नाम की माला जपने में मगन थी। उसे अपनी बहन विदा पर इस वक़्त बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने मंगनी का झांसा देकर अपनी नंद से शरعی रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तकरीब वाले दिन शेरवानी पेश करते हुए निकाह की खबर दी तो वह अकड़ गया, मगर माँ बहन के आंसुओं ने मजबूर कर दिया। कुछ घंटों कब सादगी से निकाह की तकरीब अंजाम पाई और उसके लिज़ा से मोहब्बत के दावे रेत के महल की तरह भरभरा कर ज़मीन बोस हो गया। फ़ाहम ने गायब दिमागी से तायला को परेशानी में मुब्तला क फ़ाहम के गायब दिमागी ने फ़ाइला को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मैं ये सारी फ़साद की जड़ हूँ। तायला को उसकी खामोशी से वहशत महसूस हुई तो खुद पर गुस्सा आया। ये क्या हुआ? फ़ाहम ने चौंक कर पूछा। एकदम अंधेरा छा गया, लाइट जो चली गई थी। उसने फ़ौरन जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। धीमी लौ देती रोशनी का अक्स तायला के दुपट्टे पर लगे घुंघरू से मुनकस होकर झिलमिला उठा। फ़ाहम ने निगाह भरकर देखा। अचानक लिज़ा दुल्हन बनी बैठी दिखाई दी। वो एक लम्हे को मबहूत सा होकर उसे तकता रहा। सरशारी से कदम बढ़ाए तो तायला शर्मा गई। अचानक लाइट आ जाने से कमरे में रोशनी फैली तो वो रूहानी माहौल के फसूस से आज़ाद हुआ। लिज़ा का अक्स गायब हो चुका था। वो तेज़ी से मुड़ा दरवाज़ा धकेलता हुआ बाहर निकल गया। इतनी बेइतनाई पर तायला मुँह पर हाथ रखे हक-फ़क सी रह गई। गिदा भाई के बगट भागने पर अंदर दाखिल हुई नंद के चेहरे पर फैले तासुरात ने उसे एक नई फ़िक्र में मुब्तला कर दिया। फ़ाहम ने गुलाब का मोटा सा हार तोड़-मरोड़ कर डस्टबिन में फेंका। शेरवानी के बटन खोले, उसे बेदर्दी से उतार कर हैंग किया। आरामदेह कुर्ता पजामा पहना। सलीम शाही जूते को पाँव से निकाल कर दूर फेंका। आलाम ने स्लीपर पहने खुद पर काबू पाते हुए माँ के कमरे की जानिब बढ़ा। इसरा ने अपने पीछे आहट महसूस की तो मुड़कर देखकर बेटे की संजीदा सूरत देखकर अंदर से घबराई और इस लम्हे से बचने की कितनी दुआएं मांग रही थी, मगर सब्र आएगा गई। मामा आप अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में लिज़ा के सिवा किसी दूसरी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी आपने और विदा ने मिलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेला। फ़ाहम की आंखों में दुनिया भर के शिकवे भरे मुकाबिल खड़ा सवाल कर रहा था, मुझे जवाब दे। उसका ज़िद्दीपन अरूज पर था। इसरा अंदर से बेचैन होते हुए बज़ाहिर पुरसुकून बैठी थी। बेटे मैं बहुत मजबूर थी, आयला की ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी। उन्होंने सर उठाकर अपने लंबे चौड़े खूबरू बेटे को देखा जो ठंडी सांस भरकर सफाई पेश की। आयला से इतनी उनसियत है कि आपने अपने बेटे को की ज़िंदगी की हर खुशी छीन ली। वो लहजे में की सख्ती को छुपा नहीं सका। बेटे मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा कितना मजबूत है, मगर तुम्हारी बहन विदा बहुत छोटे और कमज़ोर दिल की मालिक है। वो अपने ससुराल में जहरी चपखली ज़्यादा दिन तक सहा नहीं पाई। हमने बहुत सोचने के बाद ये कदम उठाया। इसरा बानो ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, मगर वो इस बात पर कायल ना हो सका। मैं इस बात को नहीं मानता, ये कोई जहालत का दौर नहीं कि बहू को ससुराल में मजबूरियों का सामना हो। विदा एक पढ़ी लिखी लड़की है, अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती है। मैं जानता हूँ कि रियाज़ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, वो इस मामले में बीवी का साथ देते। कम से कम मुझे तो यूँ कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाता। वो दृष्टि से बोलता चला कि ज़माना बदल गया है, मगर बाज़ मामलात में इंसान की सोच एक ही जगह ठहरी हुई है, ख़ास तौर पे जहाँ खूनी रिश्तों के मफ़ाद का मामला हो। इसरा ने बेटे को दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा। खुलकर कैसे बताती, शायद आप लोग मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। वो बच्चों की तरह मचला, नहीं नहीं जान मैं करती हूँ। बीवी पर जान निसार करने वाले रियाज अहमद ने शादी के इतने सालों बाद बीवी को दबे लफ्ज़ों में घर भिजवाने की धमकी दी थी।
इसरा ने रात से पर्दा उठाया तो फूट फूट कर रो दी। क्या मैं रियाज भाई से इस सिलसिले में बात करूंगा, ये तो मेरी बहन के साथ ज्यादती है। वो एकदम बिपर उठा। फाहम इस बात को यहीं दुबा रहने तो कभी भूले से मुंह से नहीं निकालना। दीदा ने मुझे सख्ती से तुम्हें बताने को मना किया था। इस तूफान पर बड़ी मुश्किल से बंद बंधा है। तुम्हारा जज्बातीपन पूरे के पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेगा। इसरा ने अपने बेटे का हाथ थाम कर इल्तिजा की, ठीक है मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा, मगर एक बात बता दूं, अब वो लड़की मेरी जिंदगी में आ तो गई है, मगर उसकी कोई हैसियत नहीं। याद रखिएगा, मुझे लीजा से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अफाम की अना को चोट पहुंची। वो हाथ पर मुक्का मारता हुआ बोला, ताइला का जिक्र इस तरह से ना करो। इन सब बातों में उसका क्या कसूर? वो बहुत प्यारी बच्ची है। अब ना सिर्फ इस घर की बहू बल्कि तुम्हारी बीवी भी है। इसरा मानो ने माते की इसरा बानो के माथे की सलवट उभरी। ये याद दहानी ज़रूरी हो गई। और इस घर की बहू तो इस वक्त बनेगी जब मैं रुखसती करवाऊंगा। अपनी मर्जी रियाज भाई ने कर ली, अब मुझे करने करने दे। अफाम ने माँ की तरफ देखे बिना बात मुकम्मल की और कमरे से निकल गया। उसरा बेगम को यूं लगा जैसे पूरे बदन का खून निचड़ गया हो। सब्ज़े की बास माहौल में बसी हुई थी। पूरे एक हफ्ते बाद वो अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स क्लब के सब्ज़ाजार में कॉफ़ी पीने आए थे। जैतूनी रंग का ऊंचा कुर्ता, ब्लैक जीन्स और सांचे में ढले हुए जिस्म पर बहुत जच रहा था। सुनहरी बालों की ऊंची पोनी टेल में से निकलती लटे दूधिया वजूद पर उस पर झलकती नजाकत मोमी नाजुक सी एक दूसरे में पेवस्त उंगलियां, कपकपाते गुलाबी रब जिन्हें उसने कभी कभी लिपस्टिक से रंगने की भी रंग कर बेरंग ना किया था। उसका रमा रमा बेचैन हो उठा। घनी पलके उठाकर अपने महबूब को देखा जिसका सर पहली बार झुका हुआ महसूस हुआ। फिर आपने तो कहा था इस लड़की को जस्ट एंगेज करेंगे और साल 2 साल बाद कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा देंगे। लिसा ने बड़े सुकून से उसका मंसूबा याद दिलाया। वो जिस सीट पर थी अक्सर नामुमकिन हालात में अपने गुस्से पर काबू करना पड़ जाता था, और वही ट्रेनिंग इस वक्त काम आई थी। वरना दिल चाह रहा था जाजी औरतों की तरह बैन करते हुए उसकी और अपनी जान एक कर दे। कहा, हाँ कहा तो था, मगर वो सफाई देते हुए एकदम खामोश हो गया। गहरी आंखों से निकलता और धुआं बनकर आस पास पिघलने लगा। सुनो फेम में आपके पास कोई सॉलिड सुनो सो फेम आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं। लिसा ने अपने मखसूस अंदाज में मुंह चका कर देखा। इन दोनों ने एक साथ कप उठाया और झाग तर कॉफी का सिप लिया। अब सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं मजबूर हो गया। फाहम अपने तासुरात छुपा सकता था। लिसा की अदालत में कोई बहाना बनाए बगैर सच्चाई से पूरा वाकया सुना दिया। फिर उसकी जानिब देखकर कब से उठती भाप माहौल की सहर अंगेजी में इजाफा कर रही थी। मर्द कभी मजबूर नहीं होता। खैर, मेरी कल पापा से बात हुई थी। उन्हें सब सुनने के बाद मुझे फौरन वापस आने को कहा है। उनके पास मेरे लिए वहाँ 2-3 अच्छे प्रपोजल हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं भी अपनी शादी को लेकर संजीदा हो जाऊँ। लिसा ने बड़े इत्मीनान से वही चौंट पचाई जो पिछले कई दिनों से वो अपने दिल में छुपाए नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसकी तवक्के के मुताबिक वो एकदम ऊपर उठा। लिसा, अगर तुमने किसी और का होने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फार्म उठकर उसके बहुत नजदीक आया और बालों की सुनहरी लट खींचे गुस्से में बोला, वेरी नाइस, आप खुद किसी और के हो गए और मुझे पाबंद बना रहे हैं। सोचा है कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। वो धीरे से शिकवा कर बैठी, फौरन ही अपने हाथ उसके चौड़े सीने पर रख के पीछे धकेला और मुंह मोड़कर अपनी लर्जिश पर काबू पाने लगी। वो लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल ज़रूर हुई है, मगर तुम्हारे मकाम तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं। थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लूँगा। और सबके लिए काबिल कबूल हो। फाम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख के तसल्ली दी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आंखों में चाहत के दिए जलाकर अब उसे अपने होने का यकीन दिलाने लगा। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़ दो। लिसा ने उसे आजमाया। 2 दिन से सुई वो 2 दिन से सोई नहीं थी। फाम के निकाह की खबर ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसके बावजूद नींद की दवा लेने के भी उसे यकीन नींद की दवा लेने के बावजूद भी नींद नहीं आती। ऐसी यकीन दहानियाँ चाहती थी। सुनो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हें छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता। एक काम करते हैं, निकाह ही हुआ है, रुखसी तो नहीं। अब भी कोई अच्छा लड़का मिल मिल जाए तो। फाम ने उसे तसल्ली देते हुए बिना बेसोचे समझे एक बात की। लिजा का चेहरा का रंज कम होने लगा। तुम सच कह रहे हो ना? वो पुरसुकून सा होकर चेहरे पर अपनी चाहत तलाशने लगी। बिल्कुल सच। मैं खुद तुम्हें से अलग होने का नहीं मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। फाम ने उसका हाथ थाम कर जोर से दबाया। लिजा के वजूद पर अफशा बिखरने लगी। अच्छा मम्मा, आप परेशान हो, मैं कल चक्कर लगाती हूँ। विदा ने माँ की सारी बात सुनने के बाद घबरा कर लाइन काट दी। वो कुछ सोच कर सास के कमरे की जाने बढ़ी। अम्मी, अगर आप इजाज़त दे तो तायला को 1-2 दिन के लिए मामा के पास छोड़ाऊँ। बेड पर उनके बराबर बैठकर बहू ये कैसी बातें कर रही। उस औरत की अनोखी बात पर चौंक उठी। जब से बेटी का निकाह हुआ उनकी बीमारी उड़नछू हो गई थी। अभी भी वो चने का हलवा बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। दरअसल कुछ दिन पहले मम्मा का फ़ोन आया, पापा की तबीयत कुछ ख़राब है, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, वरना मैं जाकर रुक जाती। अब वहाँ किसकी ज़िम्मेदार की ज़रूरत है? वेदा ने तफसील बताई। नहीं बेटा, रुख से पहले ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। दुनिया क्या कहेगी? सरवत ने चने की दाल का ताल एक तरफ रखा
اور भाई को झिझकते हुए इनकार किया। मैं भी इन नज़ाकतों को समझती हूँ, मगर मसला ये है कि आया अम्मा एक हफ्ते की छुट्टी पर लेकर गांव चली गई है। मम्मा पापा की तीमारदारी करे और उनके लिए परहेजी खाना बनाइए, घर के दूसरे काम देखे। ऐसे वक्त में तायला का वहाँ होना उनकी अहमियत को घर वालों की खासकर भाई की निगाह में उजागर करेगा। बाकी दुनिया की तो रहने दे, वो तो किसी हाल में खुश नहीं रहती। हमें बस अपनों की खुशियों की फिक्र होनी चाहिए। विदा का मैंने खिजानदारों ने बहुत कुछ समझा दिया, फिर भी सरवत सोच में पड़ गई। अगर तुम लोग इतने ही परेशान हो तो ताई की रुखसी करके कुछ वक्त मांगा। ताई की रुखसी के लिए कितना वक्त क्यों मांगा? हमें तो पूरी तैयारी है, पिछले हफ्ता भर में रुखसत करवा के ले जाओ, तुम्हारे सारे मसले यूं हल हो जाएंगे। बिल्लो खाला जो दरवाजे के पास से तो सुइयां ले रही थी, एकदम कमरे में दाखिल हुई, चुटकी भर के बोली, बाजी जो बात तय हो चुकी है उसे यूं ना छिड़े। वैसे भी बहू के घर वालों ने कुछ सोचकर ही 1 साल का वक्त मांगा है। सरवत अब अक्सर दीदा की तरफदारी में बहन को टोक देती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। बल्कि इस मुंह बिगाड़ कर कोने में जाकर बैठ गई। ताला को लगा को पता चला तो एक हंगामा मचा दिया। सरवत ने नीम रजामंदी जाहिर की तो करते हुए खदशा जाहिर किया, उसकी फिक्र ना करे, मैं मामला संभाल लूंगी। अब तो रात हो चुकी है, हम लोग कल वहां जाएंगे। दीदा ने इजाजत मिलते ही जोश से कहा। और अब उसे शौहर की बात को इस बात के लिए मनाना था। मैं तायला को 1-2 दिन के लिए मम्मी के घर रहने के लिए भेज रही हूँ। सास राजी हुई तो रात को सोने से कब मियाँ जी की अदालत में मुकदमा दर्ज किया। वो अकड़ गई। क्या तायला अभी से जाकर ससुराल में रहेगी? बिल्कुल नहीं, रियाज ने साफ इनकार कर दिया। दीदा भी कमर कस के मैदान में कूदी। बाप की बीमारी, माँ की तन्हाई, भाई की मसरूफियत और अपनी मजबूरियों का ऐसा दर्दनाक नक्शा खींचा कर रियाज को मानते ही बनी। चलो जल्दी से ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ। दीदा ने ताला के वार्डरोब से एक स्टाइलिश सूट निकालकर उसे वॉशरूम की तरफ धकेला। वो बच्चे के लिए स्कूल वापस आते ही बच्चों को स्कूल जाते हुए वापस मेकअप जाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गई। तो खैरियत तो है, कहाँ जाना है? ताला इन सब बातों से बेखबर हैरान होकर पूछने लगी। पापा की तबीयत ठीक नहीं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। दीदा ने उसे कपड़ों में सर खुपाकर जवाब दिया। ओह भाभी, क्या मेरा वहां जाना मुनासिब होगा? ससुराल जाने के नाम पर उसका दिल धड़का। झिझक आड़े आई तो निगाहें झुकाकर बोली, लड़की तुम पर भी ससुर की मिजाज पुरसी फर्ज है कि नहीं? दीदा ने शुक्र से कहा तो वो शर्मा के वॉशरूम में घुस गई। अच्छा हम जा रहे हैं। वो बस 10 मिनट में बाहर निकल गए। दीदा ने सास के कमरे में झांका और इतला दी। बल्लो मैं तो कहती हूँ अल्लाह सबको ऐसी अच्छी बहू से नवाज दे। सरवत की तारीफें दीदा के कान तक भी जहाँ पहुंची वो खुश होगी, मगर बिल्किस ने झिझलाकर पानदान का ढक्कन बहुत जोर से बंद किया। कचर कचर पान चबाने लगी। उन्हें अपनी बाजी के बदलते लच्छन ने काक नहीं बहा रहे थे। शुक्र है इसे एक बदले अमली ने ससुराल में मेरे पाँव मजबूत कर दिए। कानून में बैठते हुए दीदा के अंदर तक सुकून उतरता चला गया। जब से ये रिश्ता जुड़ा था सास उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। बात वट्टा सट्टा की जो हो गई थी, दोनों तरफ का पलड़ा बराबर हो चुका था। अब तायला की भाभी ही नहीं, नंद भी थी। जिंदगी पहले के मुकाबले में कितनी खुशगवार हो गई थी। बस भाई की नाराजगी दूर हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बच्चों को देखने लगी जो अपनी फूफो कम्मो मानी से बातों में मगन थे। प्लीज मुझे ये बताओ, आजकल तुम इतनी अजीब, इतनी ना समझ में आने वाली बातें क्यों कर रही हो? फाम ने उसे सेलफोन कान से नजदीक करके पूछा। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। तुम्हारी मोहब्बत मेरा जुनून बनती जा रही है और तुम्हारी बीवी के लिए मेरे दिल में रश्क और हसद के जज्बात पर पवान चढ़ रहे हैं। उसे शर्मिंदगी से एतराफ़ किया। तो बिल्कुल यहाँ जैसी लड़कियों की तरह रिएक्ट कर रही है। मैं जो तुम सोच रही हो वो गलत है। वो एकदम सर थाम कर रह गया। मैं जानती हूँ इट इज़ नॉट फेयर, बट मैं खुद को नहीं समझ पा रही। लिज़ा की बेचारगी उस पर वाजिया होने लगी। मेरी एक बात कानों से नहीं दिल से सुनो। उसने नर्म लहजा अपनाया। ओके बोलो। लिज़ा ने अपनी मखरूती उंगलियों में सेल फोन भेज लिया। मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वहां तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। तुम मेरे दिल के तख्त पर किस तरह से उतर चुकी हो महसूस करो राजी। आज भी इसी शान रोब और दबदबे के साथ इस पर मलका की तरह खुद को बराजमान पाओगी। वो उसकी कवियत समझ चुका था, इसलिए बड़े बड़े अंदाज से दिलजोई करने लगा। फिर मैं तो अब खुद को एक मजूल मलका की तरह महसूस करती हूँ जो अपने मकाम से नीचे आ गई है और मुझे जहन से हाल दिल खोलती चलेगी। उसके लहजे की टूट फूट महसूस की जाने वाली थी। डियर, मैं सारी परेशानियों को समझता हूँ, मगर तुम्हें यूं बेहौसला देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। उसका लहजा भी दुख की तफसीर बन गया था। मैं बहुत हौसलामंद थी। जहन के किसी गोशे में भी ये ख्याल आया था कि कभी इस कदर मजबूर हो जाऊंगी। वो रो देने को थी। प्लीज ऐसे तो ना कहो। आसाम एहसास से जुर्म में मुब्तला होकर बेचैनी महसूस करने लगा। तो फिर क्या करूं? आजकल बुरी तरह डिस्टर्ब हूँ। लिज़ा ने थके थके लहजे में कहा। मेरी जान, ये एहसास ही हमारी रूह को काटता है कि ये ना चाहते हुए भी तुम्हारे दुख की वजह बन गया हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर जो मुनासिब समझोगी वही होगा वो अपने लिए।
वो अपने लिए भी इन्हीं बातों को ज़रूरी समझूँगा। जो तुम्हें पसंद होगा। अफ़ाम ने जज़्बे से मबूल लहज़े में उसे अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाया। चाहा तुम सच कह रहे हो ना। लिज़ा के लहज़े में बेयकीनी उसके दिल पर भारी पड़ी थी। सो प्लीज़ अब तुम इन लम्हों को सोचो, इन्हीं का तसव्वुर करो जो हमारी ज़िंदगी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। बिछड़ने की बातें भूल जाओ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोला। लिज़ा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने जवाब दिए बगैर लाइन काट दी। अफ़ाम बहुत देर तक बिस्तर पर चत कर ज़िंदगी के इस मोड़ के बारे में सोचने लगा, जिस पर दो रास्ते उसके सामने थे। एक राह का तयन वो कर चुका था, दूसरी जबकि दूसरे रास्ते से हटते हुए उलझ रहा था। फ़हाम दफ्तर से थकान ज़दा मुँह निपटाकर घर लौटा तो खिलाफ़ मामूल कुछ चहल-पहल सी महसूस हुई। फ्रेश होकर बड़े हॉल में दाखिल हुआ तो टॉम और जेरी का मास्क पहने उसके भांजे दौड़ते चले आए। मामू आ गए। वो दोनों ने नारा लगाया और आकर लिपट गए। उसने दोनों को एक साथ बाहों में भर लिया। भाई शाबाश है तुम पर। विदा ने कमरे में दाखिल होते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया। क्यों, मुझसे क्या खता होगी? उसने अक्कड़ लहजे में जलती निगाह बहन पर डाली तो लम्हा भर को गड़गड़ाई। पापा की तबीयत कल से ख़राब है, तुमने एक फ़ोन करके खबर भी ना दी। निदा ने गुस्से में कहा, पापा की तबीयत खराब है, क्या हुआ? वो घबरा कर उठा, भांजों को नीचे उतारा और तेजी से बाप के कमरे की जानिब बढ़ा। कल से बीमार है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। फाम ने बाप के बराबर में बैठकर उल्टा शिकवा किया। बेटे ऐसी कोई खास बात नहीं, बस मौसम का असर है, फ्लू हो गया है। तुम अपनी मम्मा को जानते हो ना, हर बात पर हौल उठना उनकी पुरानी आदत है। बस फौरन फोन करके विदा को बुला लिया। बिस्तर पर दराज हसाम मिर्जा ने मुस्कुराकर अपने खूबरू बेटे को देखा, जिसके साथ ना चाहते हुए भी वो लोग ज्यादती कर बैठे थे। मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। या फाम ने बड़बड़ाते हुए शिकायती निगाहों से माँ को देखा, जो चेहरे से ही नाराजगी दिखाई दे रही थी। तुम्हारे पास घर वालों के लिए वक्त ही कहाँ होता है? माँ ने भी शौहर की तरफ देखते हुए बेटे को जवाब दिया। उफ, यहाँ के हालात तो पहले खराब चल रहे हैं। विदा ने माँ बेटी के जंग के बीच जारी सर्ज जंग महसूस की कमरे से बाहर निकल आई। फार्म आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। सुबह भी वो घर से नाश्ता किए बगैर निकल गया। कई दिनों से लिजा इतनी मसरूफ रहने लगी थी कि दोनों का राब्ता सिर्फ फोन तक ही महदूद हो गया था। फिर वो अचानक लंदन जाने की जिद लगा बैठी। फार्म की समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे रोके। इस पर मामा की हर वक्त आयला की तारीफें और नसीहतें दिल जलकर कबाब बन गया था। उसने घर में टिकना कम कर दिया था। मामा मैं अब जा रही हूँ, अगर इन दोनों के एग्जाम नहीं चल रहे होते तो 2 दिन तक रुक जाती। विदा ने खाने के बाद जाने की इजाजत तलब की। कोई बात नहीं बेटा, जैसे तैसे संभाल ही लूंगी। इस तरह ने बेटी के कांधों पर हाथ था तक के उदासी से कहा। मामी डियर माई डियर मामू मानी, फिलहाल आपके मसले का कोई हल ये है कि ताहिरा एक हफ्ते यहाँ रुक कर पापा की देखभाल करे। किचन के कामों पर तो वैसे ही एक्सपर्ट है। लिज़ा ज़ुलेखा आपा का भी बेवक़्त जाने का दुःख कुछ तो कम हो जाएगा। वदीदा ने खामोशी से माँ को गले लगाया और नंद के रुकने की तरजीह पेश की। साथ ही बच्चों को जूते पहनाने का इशारा किया। तायला हक्का-बक्का रह गई। ओह नो! फ़ाहम ने चौंक कर विदा के कहने पर घूम कर देखा। तायला कमरे के कोने में खड़ी दिखाई दी। माथे पर लात-अदात बल पड़े। वो बाप को लेकर डॉक्टर के पास गया था। लौटा तो बहन जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसे तायला की आमद की खबर ही नहीं हो सकी। भाभी प्लीज़ 1 मिनट। उससे पहले कि कोई और बात होती वो विदा को बाजू से पकड़ के कमरे में से बाहर ले आई। बस इस बात की कमी रह गई थी। ये माँ पर गुस्सा करता दिखाई दिया। वहाँ से उठकर धड़-धड़ करता अपने कमरे में चला गया। अब आप अभी क्या कह रही थी? मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तायला ने पैर चटक कर एहतजाज किया। ये बैग मैं घर से लाई थी। इसमें 3-4 सूट तुम्हारे और ज़रूरत का कुछ सामान है। हफ्ते भर के लिए काफ़ी होगा। कुछ और मंगवाना हुआ तो फ़ोन कर देना। पिता ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय बड़े आराम से काला बैग थमाकर हिदायत दी। भाभी आप तो मुझे घर से ये कह कर लाई थी कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। फिर अचानक यहाँ रुकने की बात। वो परेशानी में तेज़-तेज़ बोलती चली गई। उसके वहमो-गुमान में भी ना था कि ये सब होगा। बेवकूफ़ कोई और अक्लमंद लड़की होती तो ऐसे मौके पर खुशी से झूम उठती, मगर मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। मुँह फैलाओगी। विदा ने मुझसे से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे ऐसी अक्ल नहीं चाहिए। मैंने कह दिया, बस आपके साथ चलूँगी। तारा ज़िद्दी से लहजे में मुँह बनाकर पाँव चटकने लगी। देख लो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, सच्ची ख़ैर ख़्वाह हूँ। अपने भाई की ज़िद्दी मिज़ाज को पहचानती हूँ। जिस सिचुएशन में ये निकाह हुआ है, फ़ाहम के दिल में जगह बनाने के लिए कुछ कोशिश तो तुम्हें खुद से भी करनी पड़ेगी। तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मगर ये जान लो कि तुम्हारी खुशियों भरी ज़िंदगी की राह इसी तरह हमवार हो सकेगी जब तुम फ़ाहम के दिल में और इस घर में अपनी जगह बना लो। विदा के समझाने पर वो सोच में पड़ गई, मगर तायरा उलझ सी गई थी। कोई अगर मगर नहीं, यही मौका है सास-ससुर और पिया जी के मन में जगह बनाने का। समझी दीदा ने उसे का नरम हाथ दबाकर धीरे-धीरे कन्विंस किया। काफ़ी मगज़मारी के बाद वो यहाँ ठहरने पर तैयार हो गई। अम्मी और भाई क्या सोचेंगे? तायला के ज़हन में आखिरी बात चमकी। उफ़! तुम्हारा क्या ख़्याल है? मैं इन लोगों की मर्ज़ी के बगैर कोई ऐसा कदम उठा सकती हूँ? वैसे भी तुम मेरे भाई की बीवी बन चुकी हो, इसलिए बेखौफ व ख़तर यहाँ रहो। दीदा ने उसकी कमर ठोकी और भाई की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो थोड़ी देर बाद लॉन में अकेली खड़ी थी। एक नया इम्तिहान। तायला ने ठंडी सांस भरकर लहज़ते वजूद के साथ मेन हॉल में दाखिल हुई। जहाँ यसरा मानो प्यार से बाजू फैलाए
हाथ फैलाए उसका इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ जाने के 2 दिन बाद ही इत्तेफ़ाक से अल्लाह की 22वीं सालगिरह आ गई। रियाज़ अहमद अपने घर पर बड़ी ये दिन मनाना चाहते थे, मगर इस तरह ने बेटी की हिदायत पर शाम को छोटी-सी पार्टी अरेंज करने के बाद इन सबको अपने यहाँ मदऊ किया था। फ़ाहम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। हैप्पी बर्थडे डियर तायला। सुबह सबसे ने फ़ोन करके उसे खूब विश किया था। ताई बात कुछ आगे बढ़ी, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ठीक है ना? विदा ने जो विश करने के फ़ौरन बाद कुरेदा, मगर उसके बाद जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। छोड़े ना भाभी, आप कोई और बात करें। तो टाल गई। फ़ाहम से मुलाकात ही कहाँ होती थी, वो घर पे होता तो अपने कमरे तक महदूद रहता। विदा समझ गई थी। ज़रा मम्मा को फ़ोन देना, विदा ने नंद से कहा तो वो इसरा को फ़ोन पकड़ाकर बाहर निकल गई। हाँ विदा, क्या हुआ है? इसरा ने इस मसरूफ़ अंदाज में कहा। मम्मा ऐसे कब तक चलेगा? भाई तो इस लिज़ा के ख्यालों से बाहर ही नहीं निकलते। लिज़ा ने आवाज़ दबाकर वहाँ से शिकवा किया। सब तुम्हारा किया धरा है, बिला वजह के रिश्ते तोड़ दिए। जब अफ़ाम को देखती हूँ तो दिल दुखता है। दूसरी तरफ डरती हूँ, ताई इतनी अच्छी लड़की है, कहीं उसके साथ मज़ीद कुछ बुरा ना हो जाए। वो बेटी पर भड़क उठी। अच्छा, एक तो इतनी अच्छी घरेलू लड़की से आपके बेटे की शादी करवा दी, उस पर भी मैं ही बुरी हूँ। हो जाती ना भाई की शादी इस अंग्रेज़ से तो ठीक होता। सर पर हाथ रख के रोती हुई विदा ने उन्हें उससे ने भी गुस्सा दिखाया तो इसरा बेगम घबरा गई। अच्छा छोड़ो ये बातें, शाम को आ रही हो ना? उन्होंने बेटी की नाराज़गी दूर करने के लिए मीठा लहजा इख्तियार किया। वो तो हम सब भी आएँगे। फ़िलहाल आप ऐसा करें। वो माँ को फ़ोन पर हदायतें देने लगी। इसरा ने द द इसरा ने धड़ से जाकर फ़ाहम के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो लैपटॉप खोले, अपने ऑफ़िस के किसी काम में देखता चौंक उठा। बेटा आप जाकर तायला को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिलवा दें, आज उसकी बर्थडे है ना? उन्होंने बेटे की जानिब देखा जिसकी निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी। मम्मा मैं बहुत बिज़ी हूँ, आप ड्राइवर के साथ चली जाएँ। उसने निगाह उठाए बिना जवाब दिया। नहीं आप जाओ, मैं ज़रा शाम के इंतज़ाम देख मैं शाम के इंतज़ामात की तैयारी कर रही हूँ। ये तैयार हो चुकी है। इसरा पलट कर गई और उसे ज़बरदस्ती फ़हाम के कमरे में ले आई। वो वहाँ के इक़दाम पर ठंडी सांस भरकर रह गया। आंटी को गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। ताला की आवाज़ में लर्ज़ी थी। फ़ाहम ने ठंडी सांस भरकर निगाह उठाई। उसकी नर्वस शक्ल देखकर तरस भी आया। चुपचाप उसे लेकर अपने मनपसंद ज्वेलर के पास चला आया। वो खुले बालों के साथ हल्के मेकअप में काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसको रूबी लेकर टॉप्स दिलाते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। तारा ने भी निकाह के बाद पहली बार अपने अंदर इत्मीनान महसूस किया। ये स्याह मखमली डिब्बियाँ थाम कर फ़ख्र से अफ़ाम के बराबर में चलती शॉप से बाहर निकल रही थी कि सेल्समैन ने पीछे से पुकारा, साहब ये लिज़ा मैम की गोल्ड की चेन है, आपने पिछली बार उनकी पसंद पर ऑर्डर की थी, तैयार हो गई है। पैक कर दूँ? फ़ार्म लम्हा भर सटपटा गया, फिर नॉर्मल अंदाज में इस बात में सर हिलाया। और लिज़ा के साथ यहाँ इतना ज़्यादा आता था कि शॉप वाले इन दोनों को मियाँ बीवी समझने लगे थे। लिज़ा कौन है? गाड़ी में बैठने के बाद तायला ने दिल की खलिश दूर करना चाहिए, उसने बड़ी नरमी और बज़ाहिर लापरवाही से सवाल पूछा, मगर अफ़ाम उसके दिल में उठने वाले वसवसों को जान गया था। उसे यही वक्त मुनासिब लगा मुख्तसर अल्फाज में लिज़ा और अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया। तो फिर ये निकाह क्यों किया है? वो रोने जैसी होगी, तुम्हारे भाई की मेहरबानी है। अफ़ाम ने उसे कुटीली निगाहों से देखते हुए चबाकर जवाब दिया, यहाँ भाई का क्या ज़िक्र? ये सब तो भाभी के संबंधी से हुआ है। तायला को रियाज़ भाई का ज़िक्र इस अंदाज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फ़ौरन बोली, हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उजले कपड़ों में मैला तन रखते हैं। अफ़ाम ने तंज़ से कहा, आपको इस बारे में कोई गलतफ़हमी हुई है? भाई के तो फ़रिश्तों को भी खबर नहीं। विदा भाभी के ज़ोर देने पर ही रिश्ता हुआ है। इस पर रियाज़ भाई ने इस मामले में कोई दबाव नहीं डाला था। तायला सफाई देते हुए हलकान हो गई, तो अपने भाई की ही साइड लोगी। बहरहाल ये बात हमारे बीच से बाहर नहीं निकले, वरना फ़ाहम को यकीन नहीं आया कि मुँह मोड़ कर गाड़ी चलाते हुए धमकाया और घबरा गई। मुझे इग्नोर करने की यही वजह है। तायला ने अपने बराबर में बैठे हैंडसम से शौहर को दिल ही दिल में मुखातिब किया। आज उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था वो कोई शख्स के दिल में ज़रा सी भी जगह नहीं बना सकती। जिसके घर में अपनी सारी उम्र क़याम करने का पाबंद कर दिया गया है, वो बस में होता तो पलट जाती, मगर सारी कश्तियाँ जल चुकी थी। उसने सिसकी की आवाज़ में बराबर बैठी तायला को देखा, जिसकी आंखें मुतवर्रम और चेहरा उतरा हुआ था। फ़ाहम को उसकी बर्थडे ख़राब करने पर बहुत अफसोस हुआ। वो मजबूर हो गया था, चक्की के 2 पार्टों में पस रहा था। घर वालों के एक दबाव पर आकर उसने निकाहनामे पर दस्तखत तो कर दिए थे, तायला के साथ एक बंधन में भी बंध गया था, मगर लिज़र के मोहब्बतनामे पर दस्तखत किए गए 2 दिलों पर सुबत थे। इससे क्या होता? अफसोस अपनी जगह, मगर लिज़ा की हकीकत का खुल जाना ही उसके मफाद में था। अब उसे कम से कम ज़हनी तौर पर अलहदगी के लिए तैयार हो जाएगी। फ़ाहम ने गाड़ी दरवाजे के सामने पार्क की और ख़ुद को दिलासा दिया। लिज़ा के बारे में जानने के बाद तायला ने अफ़ाम से कोई शिकवा नहीं किया। उसे तो अपनी किस्मत पर रोना आया। वो खुद को उसका मुजरिम गंदानती थी। अपने अखलाकी जुर्म का अज़ाला करने के लिए खामोशी से उसके कई काम अपने हाथों से अंजाम देने लगी। फ़ाहम के कमरे की सेटिंग चेंज करने को आई थी। काफ़ी रद्दोबदल के बाद कमरा बहुत अच्छा खुला लग रहा था। तायरा ने एक बार फिर घूमकर बड़ी उदास निगाहों से पूरे कमरे का जायज़ा लिया, जहाँ बसने के ख्वाब निगाहों में समाये हुए थे। नहीं, इस पर मेरा कोई हक नहीं। उसने अपनी कनपटियाँ दोनों हाथों से थाम कर सर को दबाया।
मुझसे एक बार फिर मुस्तरद किए जाने का दुख हरगिज़ नहीं बर्दाश्त होगा। मैं अपने सब्र से आपको जीत लूँगी, मगर दुनिया को अपना तमाशा नहीं बनाने दूँगी। तायला ने फ़ार्म की टी-शर्ट थाम कर सोचा, उसकी नींदें उड़ गईं। मैं आपकी बीवी हूँ, अपना हक लेकर रहूँगी। उसके सते हुए बेरौनक चेहरे पर फैसले का अज़म जागा। वो फ़ार्म के बिस्तर पर दराज़ होकर एक नए अंदाज़ में सोचने लगी, हमारे रिश्ते की रफ़्तार तार-तार हो रही है। मैं अब इसकी रफ़ोगोरी आप करूँगी। वो बेख़्याली में तकिए पर हाथ फेरते हुए बोली। मन में इत्मीनान छा गया। नींद ने उसकी आँखों पर अपना नर्म हाथ रखा और वो सो गई। शाम को ऑफ़िस से लौटा तो अपने बिस्तर पर सोई तायला को देखकर हैरान रह गया। कल से कितनी उदास हो गई। उसे जगाने के लिए झुका तो आँखों की सूजन रो देने का पता दे रही थी। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर ना होता तो तुम्हारी दुःख की वजह कभी ना बनता। फ़ाहम ने आस्ते से उसके माथे पर बालों की लट को हटाकर सोचा, बड़ी बेदिली से कपड़े उठाकर बाहर निकल गया। लिज़ा, तुम मेरे पास आ जाओ। इख्तियार बेग ने बड़ी मोहब्बत से बेटी को समझाया था, पापा आप सब कुछ जान देंगे, वो भी ऐसा मशवरा दे रहे हैं। लिज़ा ने अपने बान से फ़ोन पर बात करते हुए हैरत का इज़हार किया। हाँ बेटा, पापा की जान, मैं वहाँ के कल्चर और पाकिस्तानी मर्द की सोच को तुमसे बेहतर जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए ये मशवरा दे रहा हूँ। वो अपनी बालकनी में खड़े सर्दी से कपकपाते लहजे में बोले। बट पापा फ़हीम सबसे जुदा है, वो इस लड़की के लिए एक और रिश्ता ढूँढ रहा है। लिज़ा के लहजे में एतमाद लौट आया। वो जितना भी जुदा हो मगर लेकिन अपनी बीवी के लिए एक दूसरा शौहर ढूँढने की ज़हमत कभी नहीं करेगा। इख्तियार बेग का तजुर्बा उनकी सोच से सवा था। पापा, मैं समझी नहीं। लिज़ा उलझ गई। डार्लिंग, जिसकी फैमिली को डार्लिंग वो जिस फैमिली को बिलोंग करता है वहाँ इस तरह के फ़ैसले नहीं हो सकते। उस पर बहुत दबाव है। एक बात सोचो, जब वो निकाह के वक़्त मज़ाहमत ना कर सका तो अब क्या करेगा? बाप की बात पर वो कायल होने लगी। पापा, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसने कमज़ोर सा दिफ़ा किया। हाँ, इसका खराज अदा करने के लिए वो तुम्हें दूसरी बीवी बना लेगा, लेकिन जो मकाम उसकी पहली बीवी को सोसाइटी और इसकी फैमिली में हासिल होगा वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। वो संजीदगी से बोले, ओह! सो यू मीन सेकंड पोजीशन? इज़ा ने होंठ सुकेड़ लिए। यस, और मेरी बेटी जो सारी उम्र फर्स्ट पोजीशन में खड़ी रही है, उसके लिए यूँ सर्वाइव करना मुश्किल होगा। मेरा फूल कमला जाएगा। ये बात आपके पापा से बर्दाश्त नहीं होगी। सो प्लीज़ वापस आ जाओ। ज़िंदगी किसी एक पर ख़त्म नहीं होती। इख्तियार बेग ने दोक-टोक अंदाज़ अपनाया। तो ओके पापा, थोड़ा सा मज़ीद टाइम दे दे। उसने कुछ सोचते बाप से इजाज़त तलब की और फ़ोन बंद कर दिया। ये कितने हक से मेरे घर और मामा पापा पर कब्जा जमा बैठी। वो टीवी लाउंज के सोफे पर पाँव पसारे उसे मसरूफ़ अंदाज में अंदर बाहर आते जाते देखते हुए दांत कुचलाने लगा। तायला चंद दिनों में ही यहाँ की रूटीन को समझ गई थी। घर में इतने कम अफराद होने की वजह से कोई ख़ास काम नहीं होता था। फिर वो बड़ी मुस्तैदी से हसन मिर्ज़ा के बरेज़ी खाने अपने हाथों से बना लगी। घर को समेट देती, फ़ार्म की एक-एक चीज़ अब अपनी जगह पर मिलती। वो इसराह का बहुत ख़्याल रखती थी। फ़ार्म को ये बातें पसंद आती। वो उसे रोकता मना करता रहता, मगर वो ऑफ़िस जाने से पहले उसकी पसंद का नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती। उसका कमरा साफ़ करवाती, मैले कपड़े धुलवाती, यहाँ तक कि शर्ट के टूटे हुए बटन तक वो टाँगने बैठ जाती। फ़ार्म आइला के आज से सुई धागा और कपड़ा छीन कर ले जाता। तुम मेरी नौकर नहीं हो प्लीज़, मुझे ये सब पसंद नहीं। फ़ार्म ने जताया, घर के काम-काज करने से इंसान नौकर नहीं बन जाता। वो नरमी से जवाब देकर किसी और काम में लग जाती। वो इसराह के इसरार पर उसकी पसंद की कोई चीज़ बनाने किचन में घुस जाती और फ़ार्म की तो ये बात पता चल जाती तो उससे नाराज़ होने लगता। तुम नहीं हो, यहाँ मेहमान हो। वो वही बनकर रोज़ के जताने पर अज़ियत भरे अंदाज में मुस्कुराई। जानती थी कि क्या मकसद है, मगर उससे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी फ़िज़ूल बातों को सुनी अनसुनी करके अपने काम किए जाती। इसरार और हसन मिर्ज़ा की तारीफ़ें करते तो जबरन मुस्कुराती। रियाज़ अहमद एक दिन बहन को लेने आया, मगर इसरा ने इसरार करके मज़ीद 2-3 दिन के लिए रोक लिया। वो चुप हो गए। अस्सलाम वालेकुम। फ़ार्म ने बनोई को देखकर संजीदगी से सलाम किया, खामोशी से ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। बिना कोई बातचीत के रियाज़ शिश्तर रह गए। उनको पहली बार यहाँ आकर अजीब-सा एहसास हुआ। वहाँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे मियाँ तुम्हारे रवैये से बहुत हर्ट हुए हैं। निदा ने भाई के बराबर बैठकर शिकवा किया। वो आज ख़ास तौर पर इसी मसले को हल करने आई थी। बस मैं एक ऐसे शख्स की इज़्ज़त नहीं कर सकता जिसने शादी के इतने साल बाद सिर्फ़ अपनी बहन को घर बसाने के लिए मेरी बहन को लादगी की धमकियाँ दी हो। वे बेबाक अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान करता चला। तुम्हें ये सब किसने कहा? विदा का चेहरा एकदम ज़र्द पड़ गया, कँपकँपाने लगे। मैंने कहा कि रात ही मामा ने तुम्हारे शौहर के इरादे बता दिए थे। सिर्फ़ तुम्हारी वजह से इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो सिरदर्दी से बोला। विदा की तो जान ही निकल गई। ये बात रियाज़ पर तायला को पता चल जाती तो वो सबकी नज़रों में गिर जाती। उसने कुछ सोचकर अपने जुर्म का इतराफ़ करने की भाई ये सच नहीं है। वो मुना उठी। अच्छा तो सच क्या है वो बता दो। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। जब आपने लिज़ा से मेरी पहली मुलाकात कराई तो इस वक्त समझ गई कि उसने जिस तरह के माहौल में परवरिश पाई है वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। हमारी फैमिली उसके ज़ात ख़याली को
ہماری فیملی اس کے ساتھ خیالی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ وہ شادی کے بعد تمہارے شانہ بشانہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے، مگر لوگوں کی باتیں ہمارا سر جھکا دیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے باپ کے نام پر انگلی اٹھائے۔ ودا نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، تمہاری سوچ قدامت پرستی کی نشانی ہے۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، مما اس دن سے پریشان تھی جس دن سے آپ نے گھر میں لیزا کا نام لیا۔ اکلوتی بہو کے حوالے سے ان کے بھی کچھ خواب تھے، آپ نے سب ملیا میٹ کر دیے۔ اس کی آنچ دیتی نگاہ فارم پر سے تھی، وہ سٹپٹا گیا۔ اس انداز میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کو خبر ہے، مما کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ لیزا سے شادی آپ کی آنے والی نسل پر کیسے اثر انداز ہوگی، وہ ان کو کن ہاتھوں پہ پروان چڑھے گی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتی تھی، بات ملتی تو میں بھی لرز اٹھتی۔ ودیتا نے بھائی کے کو حقیقت سے کے نزدیک کر دیا، شاید فضول کے مفروضے ہیں۔ فام نے جٹلانا چاہا اور بغور جدہ کی اتری صورت دیکھی۔ ایک دن ماما نے جب ٹھنڈی سانس بھر کر بتایا کہ اپنی ہونے والی بہو میں کیسی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہے، تو میرے سامنے خود طائلہ کی صورت آ گئی۔ اپنے سسرال کے ماحول سے ویسے بھی گھبرا چکی تھی، اس پر طائلہ کی 2 دفعہ منگنیاں ٹوٹنے کی ٹریجڈی مجھے سب بہترین حل دکھائی دیا۔ ماما سے بات کی تو انہوں نے آپ کی کسی وجہ سے انکار کر دیا، بس پھر آپ کی بھلائی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ چھوٹا سا جھوٹ بولنے میں کوئی آر محسوس نہ کیا اور ریاض کا نام استعمال کیا جبکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات مجھ سے نہیں کی تھی، نہ اس قسم کا دباؤ ڈالا تھا۔ وہ سر جھکا کر تھوڑا سا شرمندگی سے بولی۔ فہم نے لب بھیج کر بہن کو دیکھا جو اور پھر منہ پھیر کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ویدا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ ساری باتیں سن کر دماغ پھٹنے لگا، یقین نہیں آ رہا تھا اس کی سکی بہن سسرالی اور رشتے شوہر کی نگاہوں میں جگہ بنانے اور لیزا سے بلا وجہ کنات دل میں پال کر ایسا کر سکتی ہے۔ ماں کی سوچ نے بھی اسے گڑبڑا دیا تھا۔ لیزا جانے کیوں اتنا مصروف رہنے لگی تھی، اس نے غصے سے لائن کاٹ دی۔ وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ وقت کام کے ساتھ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس سے ملنے کی خواہش مصروفیت کے آڑے آ گئی تھی۔ طائلہ کے ہاتھوں کا ذائقہ، اس کی سلیقہ مندی، پیاری صورت، سب کچھ مانوس سا لگنے لگا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ اسرا کے پاس بس وہی قصے ہوتے تھے۔ وہ سن سن کے تھکنے لگا، حتیٰ کہ عاجز ہو کے باہر نکل جاتا۔ اسے کبھی کبھی خود پر غصہ آتا، وہ ایک وقت 2 لڑکیوں کو دکھ دینے کی وجہ بنا ہوا تھا۔ اس کے مزاج کا چڑچڑاپن آج کل عروج پر تھا، جس کا نشانہ طائلہ بھی بن جاتی۔ بعد میں حسام مرزا اسرا بیٹی کی کلاس لگاتے کہ ان کے سونے گھر میں طائلہ کی وجہ سے رونق لگی ہوئی۔ طائلہ بھی خود پر بد نصیبی کا دبا دوبارہ لگنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس بندھن کو اپنی برداشت کی آخری حد تک جا کر نبھانے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ لمبی واک کر کے گھر لوٹا تو ٹی وی لاؤنج میں حسام مرزا اور طائلہ کرم کہنے میں مصروف تھے۔ خوب شور ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ اسرا قریب قریب بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ماں کے اصرار پر بیٹھ گیا۔ طائلہ حسام مرزا کی چیٹنگ کر کے کوئی لینے پل کھلائی تو اس کے گال پر بھنور پڑنے لگے۔ کوئی ہنستے ہوئے اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے۔ اس کی ہنسی کی دلکشی میں کھو گیا تھا، جانے کیوں اب اس کی سوچ صرف لیزا تک محدود نہیں رہی تھی، اس میں طائلہ کو بھی شراکت حاصل ہو گئی تھی۔ شاید ودیدہ کے سچ نے طائلہ اور ریاض احمد کو بے قصور قرار دے دیا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ لیزا نے اسے سر پکڑ کر دیکھا تو حیرت سے سوال کیا۔ آج بہت دنوں بعد وہ فری ہوئی تو فام کو ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ بس سر میں درد سے پھٹا جا رہا ہے، گلا بھی خراب ہے، کافی دن سے کافی دقت سے اپنا حال بیان کیا۔ اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی، مگر وہ صرف لیزا کا دل رکھنے کے لیے وہاں چلا آیا۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ اندر گئی اور ایک براؤن کلر کا لفافہ تھا میں لوٹی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ یہ فراز انور ہے، بہت اچھی اور قابل شخصیت ہے، میرے کولیگ ہے، کئی سال سے جانتی ہوں۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، بہنیں شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ وہ کسی بھی اچھی فیملی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ بھی تو اپنی مسز کے لیے ایک شریف لڑکا تلاش کر رہے ہیں، سو ذرا اس کے تاثرات بھانپنے کے لیے تصویر اسے تھما ہوں۔ فامنے کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ اسے تصویر ایک بدمزہ سے نگاہ ڈالی اور سائڈ پر رکھ دی۔ کیوں، کیا پسند نہیں آئے؟ لیزا نے گہرے انداز میں پوچھا۔ اس کا دل لمحہ بھر کو سکڑا۔ ٹھیک ہے، مگر تم جانتی ہو اتنی جلدی فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ سچ تو یہ تھا کہ طائلہ کے ساتھ ایک غیر مرد کو جوڑنا اسے بہت برا لگا تھا۔ شاید اس کی بیوی تھی، یا اندر سے وہ خود تبدیل ہو چکا تھا۔ پاپا، آپ جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس آزمائش سے وہ سچ ثابت ہوگی۔ لیزا نے پہلو بدل کر اپنے دکھ پر کنٹرول قائم رکھا، کمزوری ظاہر کر کے خود کو نگاہوں میں مزید گرانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک دم موڈ خوشگوار کر لیا۔ در حقیقت فراز انور نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے لیزا کو پسند کرتا تھا، مگر اب ہمت کر کے شادی کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھا چلے کھانا کھاتے ہیں، میرا کوک آج چھٹی پر ہے، اس لیے میں نے آپ کی پسند کا چٹخارے دار بریانی اور کباب آرڈر کیے ہیں۔ وہ خوش دلی سے بولی۔ فام کی سنگت میں رہ کر خود بھی اسپائسی کھانوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اچھا، مگر میرا گلا خراب ہونے کی وجہ ڈاکٹر نے چٹپٹی اور آئلی چیزوں سے پرہیز بتایا ہے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ اوہ، اب کیا کریں گے؟ میں نے تو کھانا آرڈر کر دیا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک کام کرو، میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاتا ہوں، تب تک کھچڑی اور دیسی انداز کا سوپ بنا دو۔ صبح وہ پیا تھا تو گلے کو کافی آرام ملا۔ فام نے ٹشو سے ناک پہنچی اور صوفے پر آرام دہ حالت میں لیٹ کر بے خیالی میں ہدایت دے دی۔ اس کے ذہن میں یہ بات نکل گئی کہ سامنے طائلہ نہیں لیزا ہے۔
फिर मुझे तो खिचड़ी बनानी नहीं आती, इनफैक्ट सूप भी इंस्टेंट बनाती हूँ। लिज़ा ने उसे हैरानी से तकते हुए कहा, ओह कोई बात नहीं, रहने दो। मुस्कुरा कर बोला, मगर दिल में अजीब सा एहसास जगा, आप कहें तो कोई और चीज़ ऑर्डर कर दूँ? वो थोड़ी देर तक उसके चेहरे की बदलती कैफियत जानती रही, उसके बाद पूछा, नहीं डियर, आज कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। उसने बहाना बनाया, चेहरे पर बेजारी छा गई थी। ओके, चाय के साथ स्लाइस लाती हूँ। लिज़ा के इसरार पर उसने मजबूरन सर हिला दिया। वो रज़ाकत से किचन की तरफ बढ़ गई। मुझे उनके निकाह के बाद ही पीछे हट जाना चाहिए था, कम से कम ये सब तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। उसने सिंक का नल खोल दिया, अपने आंसू पानी के साथ बहा दिए। फाहम मियाँ, आप जितना भी अल्ट्रा मॉडर्न हो जाए, अंदर से मशरकी ही रहेगा, जिसे अपनी औरत के साथ किसी गैर का नाम गंवारा नहीं होता। बीबी खिदमत गुजार चाहिए, जिसके हाथों के बने हुए खाने तस्कीन दे। नाज नखरे उठवाने का शौकीन बेचारा मर्द। उसने हकीकत से नजरें मिलाई। एकदम तारा की खिदमत गुजारियाँ याद है उसकी। अब की बार वो 2 हिस्सों में बँट चुका था। फ़ाहम की एक नई सोच में मुब्तला हो गया था। लिज़ा जाने क्यों अमेरिका लंदन जाकर पस मंज़र में चली गई थी। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। फ़ोन करता, मगर अक्सर उसका फ़ोन वसूली वॉइस मैसेज पे लगा होता। वो कई पैगामात रिकॉर्ड करवा चुका था, पर कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे लिज़ा उससे भाग रही हो या बहुत दूर चली गई हो। क्या पता दरवाज़ा खुले ना खुले, आगे का रास्ता मिले ना मिले। फ़ाहम ऐसे बंद दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था जिसकी चाबी खो गई थी। दिल ना पर नाउम्मीदी तारी होने लगी तो निढाल सा हो गया। वसवसे जाग उठे। हाँ, मैंने लंदन में शादी कर ली। एकदम उसने फ़ोन पर धमाका कर दिया। अपनी और फराज अनवर की शादी और ट्रांसफ़र की खबर बड़े नॉर्मल अंदाज में सुनाई। उसका पाकिस्तान लौट आने का अब कोई इरादा नहीं था। वो इस इंकिशाफ पर गुमसुम सा रह गया, मुबारकबाद देना तक भूल गया। होश ठिकाने आए तो शिकवा लबों से फिसल गया। लिज़्ज़त, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पसीने से रोते धीरे से पूछा। वो दोनों हाथों से अपनी कनपटियाँ दबाई। क्या करती, ये देख देख कर जेलस होती रहती कि आप अपनी बीवी के मामले में किस कदर गैरतमंद बन गए हैं, या उस बात पर शक करती रहती, या इस बात पर रश्क करती रहती कि तारा के हाथों में कितनी लज्जत है, वो गर्दारी की में कितनी परफेक्ट है। वो इसका ज़हन पढ़ चुकी थी। तुम गलत सोच रही हो। फ़ाहम ने बहाना बनाया। फ़ाहम, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। जिस दिन से आपने मेरा और अपनी बीवी से मुआज़ना शुरू किया था, मेरी छठी इसने मुझे खबरदार किया। जान गई कि अब मोहब्बत बढ़ गई है। लिज़ा दुखी होकर बोली, मुझे एक मौका तो देती। वो सफाई पेश करने लगा। मान जाए यही वक्त का सही फैसला है। उसने इसरार किया, जब सारे फैसले तुमने अपने हाथ में ले लिए, फिर मेरे पास कहने को क्या बचा? वो शिकस्तुरदा लहजे में बोला, फ़हिम, एक बात क्यों अपना चाहते हैं? अपनी बीवी के सहर में मुब्तला हो गए। अपने दिल में झाँक कर देखें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को मुकम्मल उसे अपने मुकम्मल होने का एहसास दिलाएँ। लिज़ा ने एक बार और हकीकत से जो पर्दा चाक किया, वो सुन सा रह गया। फ़ाहम लिज़ा की जुदाई के बाद संभल नहीं पा रहा था। अब तारे की जन्म लौटा एक बददियानती लग रही थी, जैसे कोई और चारा ना रहा हो। ज़हन में हमेशा दूसरा ऑप्शन रखने वाली तारा को ऑप्शन नहीं समझ रहा था। वो एक जीती जागती हसास लड़की थी, इसलिए ज़्यादातर घर से गायब रहने लगा। फुर्सत के लम्हे भी न जाने कहाँ गुजारता। एक दिन खुद से लड़ते-लड़ते थक गया। सख्त सर्दी में इस पूरी रात लॉन में टहलते हुए गुजारी। सुबह बीमार पड़ गया। ऐसे वक्त में माँ और तायला की हमदर्दी और तवज्जो के फाये कभी बुरे और कभी भले लगते थे। इस वक्त भी तायला अंदर दाखिल हुई तो फ़ाहम ने हाँफते हुए देखा, हाथ में गर्म सूप का प्याला था। उसने जल्दी से आंखें मूंद कर सोने की एक्टिंग की। तायला ने धीरे से उसके माथे पर उंगलियां फेरी ताकि टेम्परेचर का अंदाजा कर सके। एक मुलायमत, एक ठंडक सी फ़ाहम के पूरे वजूद में फैल गई। उसने पट से आंखें खोल कर देखा, अपने काम में जुटी हुई थी। पहले तकिया लगा कर सर ऊंचा किया, नैपकिन हाथ में लिए और फिर चम्मच से सूप पिलाने लगी। कैसी लड़की हूँ मैं, तुम्हें कितना नज़रअंदाज करता हूँ, बुरा भला कहता हूँ, तुम्हारे हर काम में 100 से कीड़े निकालता हूँ, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं होता। खामोशी से मेरे दिए हुए दुखों को सहती चली जा रही हो। थोड़ी देर तक टिटकी बांध के उसे देखता रहा। बर्दाश्त जवाब देगी तो फट पड़ा। असरा ने सुबह ही इतला दी थी कि आयला के अपने घर वापस आज आयला अपने घर वापस चली जाएगी। वो चाहता था कि अपने दिल में उसके लिए नफरत लेकर यहाँ से लौटे, ताकि जुदाई के रास्ते आसान हो जाए। तुम्हारा खामोश रहना, सबो तहम्मुल, खिदमत गुज़ारियाँ मेरे इरादे की राह में रुकावट बनकर खड़ी हैं। प्लीज़ मुझे बुरा भला कहो। मैं तुम्हारी नज़रों में अपने लिए बेरुखी, नफ़रत और बेज़ारी देखना चाहता हूँ, ताकि अपना रास्ता आसान कर सकूँ। सुन रही हो, मैं तुमसे दूर भागना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करना चाहता हूँ, तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। वो चिल्लाया, मगर तायला ने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से चम्मच में सूप भरकर उसके होंठों से के नज़दीक ले गई। मैं तुम्हारी बेग़र्ज़ मोहब्बत और ख़ुलूस से उकता गया हूँ। इससे फ़रार चाहता हूँ। फ़ाहम ने गुस्से में चम्मच दूर फेंक दिया। तायला को जो जोड़ दिया, आप मेरे मुँह से ये सुनना चाहते हैं ना कि मैं आपको छोड़ दूँ, आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊँ? उसने फ़ाहम को बगौर देखते हुए सवाल किया। उसने ना चाहते भी इस बात में सर हिला दिया। पहले आप वादा करें। वो बच्चों की तरह मछली थी। वादा? वो हैरान हुआ। हम वादा करें जो कभी भी किसी हाल में नहीं तोड़ेंगे। तायला ने अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है। उसके चेहरे पर फैली वीरानी ने फ़ाहम को मजबूर कर दिया। उसने इकरार करते बनी, ताउम्र मेरा नाम अपने नाम के साथ जुड़ा रहने देंगे। वो एकदम उसकी भारी मर्दाना हाथों पर अपना नाज़ुक हाथ रख के इल्तिजा करने लगी। फ़ाहम चुपचाप सा रह गया। कैसे कहता? वो खुद तायला को दिल से
قبول کر چکا ہے، صرف ایک بار رخصت کروا کے اپنے گھر میں لے آئے، اس کے بعد میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی۔ آپ چاہیں تو لیزا سے شادی کر لیں، بس مجھے خود سے علیحدہ نہ کریں۔ آپ کے بنا میرا وجود ادھورا ہے، جانے ادھورا ہو جائے گا۔ فام کی خاموشی سے گھبرا اٹھی تھی، روتے ہوئے بولی تو فام اندر سے دہل گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ محبت کی کون سی قسم ہے، قربانی کا کیسا جذبہ ہے جس کے آگے وہ ہارنے لگا تھا۔ اس کا ذہن سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ اسیر وفا اسے فکر اور غموں سے آزاد کر گئی۔ میری زندگی میں بس تم ہو، کوئی دوسرا نہیں، اور تاعمر تم ہی رہوگی۔ اس نے بے قرار ہو کر طائلہ کے ماتھے پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی۔ وہ حیران رہی، پھر جیسے خوشیاں پھول بھر کر ان دونوں کے اوپر برسنے لگی۔ یہ سرخ رنگ تم پر کتنا جچ رہا ہے، آنکھوں کا کاجل، ہاتھوں کی چوڑیاں، کانوں کے آویزے، دنیا کی ساری خوبصورتی جیسے آج تمہارے اندر آ کے سم ہو گئی ہے۔ وہ طائلہ کے سراپے کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتے سرگوشی میں بولا۔ اسے شرم آ گئی، اپنے آپ میں سمٹا کر وہ خوبصورت دکھائی دی۔ آج ان دونوں کی رخصتی کی تقریب تھی، بیک گراؤنڈ میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ دونوں طرف کے لوگ خوشی سے دلہا دلہن کے ساتھ فیملی فوٹو سیشن کروانے کے لیے اسٹیج پر جمع ہو گئے۔ بھائی اب تو مان جاؤ، میرا فیصلہ تمہاری خوشیوں کی ضمانت بن گیا۔ دیدا نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر پیار سے بکے پیش کرتے ہوئے کہا، میری بہن، شاید میری قسمت میں یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ فام نے کھڑے ہو کر بہن کو پیار سے گلے لگایا ہوئے کہا، تو ایک دم رو پڑی۔ ویٹرز نے ویلکم ڈرنک سرو کیے، مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے، اس پروقار تقریب کو انجوائے کر رہے تھے۔ فام نے جلدی مچائی، قریبی رشتہ داروں کو موجودگی میں ہی سادگی سے فنکشن ارینج کرنا پڑا۔ شکر ہے مالک، میری زندگی میں بھی یہ وقت آیا۔ فام کی آنکھوں میں میرے لیے چاہت کی شمع روشن ہوگی، شوہر کی سراہتی نگاہوں سے انوکھی تسکین بخش رہی تھی۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور شکر ادا کیا۔ خود میں فام کا انہماک دیکھ اسے چین مل گیا تھا، جیسے دریا پر سے سیلاب گزر جانے کے بعد اس کی سطح آپ پرسکون ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بعد سے عائلہ کے نزدیک اپنا وجود غیر اہم ہو گیا تھا، مگر آج رخصتی کی تقریب میں فام کے برابر والی نشست پر بیٹھ کر اس کا اعتماد کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے خود کو ایک قیمتی موتی تصور کیا جو فام کی پگڑی میں چھجنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ناول ختم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔